अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग मुल्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। जो काम पर जाने वाले लोग हैं वो काम पर जा चुके होंगे और जो घर में बैठे लोग हैं वो हमें देख रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी से बड़ा लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होंगे, क्योंकि जो दिन गुज़र जाते हैं वो कभी भी वापस नहीं आते। जो वक्त गुज़र जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। तो कोशिश किया करें हर लम्हे को, हर एक सेकंड को और इन छोटी छोटी खुशियों को आप समेट लें, एंजॉय करें। अच्छा, आप नोटिस करें, हम कहीं बड़ी खुशियों की दौड़ में इन छोटी छोटी खुशियों को ऑब्ज़र्व करना भूल गए हैं। एक चाय का कप अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ बैठकर पीना कितना एक अच्छा एहसास दिलाता है, कितनी खुशी की एक लहर जो आती है, उसको हम भूल गए हैं। हम शायद बड़ी खुशियों की दौड़ में लग चुके हैं, इसलिए हम छोटी छोटी खुशियों को भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। छोटी छोटी जो खुशियां हैं, छोटे छोटे लम्हात हैं अपनों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, उनको याद भी रखना है और इनको एंजॉय भी करना है। और आज जिस तरह आप सब भी जानते हैं कि आज 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल भी मनाया जा रहा है। हम यौम इस्तेहसाल मनाते हैं मकबूजा कश्मीर, अब वहाँ पे बसने वाले जो लोग हैं उनके साथ यकजहती का इजहार करते हैं। आज के दिन का अगर थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताती चलूँ, वैसे तो एज़ आ पेट्रियाटिक, एज़ आ हमें बतौर पाकिस्तानी होते हुए तमाम लोगों को इस चीज़ की खबर है कि क्या हुआ था 5 अगस्त को और हम यौम इस्तेहसाल मनाते क्यों हैं। जो 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने की ये भी सबसे बड़ी वजह है कि हिंदुओं ने किस तरह आइनी हक जो था कश्मीरियों का वो छीन लिया था और सरासर एक कश्मीर की खूबसूरत वादी को खुली जेल बना दिया था, जहाँ पर लोगों को, जहाँ पर मौजूदा जो कश्मीरी थे उनको कैदी बना दिया था, उनको बंद कर दिया था। तो सोचना आज ये है कि हम यकजहती का इजहार तो करते हैं, क्या हम वाकई वो दर्द महसूस कर पा रहे हैं जो वहाँ पर लोग जुल्म व सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, जो वहाँ पर लोग तकालीफ देख रहे हैं और उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त भी कर रहे हैं। तो क्या हम वाकई उस दर्द को महसूस करते हुए हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, या सिर्फ हम अपनी आवाज़ एक दिन बुलंद करके और हम उन्हें भूल जाते हैं। हमें इस दिन अहद करना है कि हम अपने जो वहाँ पर बसने वाले पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं, कश्मीरी हैं, जो वहाँ पे जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके साथ हमने खड़े होना है। हमने यकजहती का इजहार तो ऐसे करना है कि हमने हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद करनी है अपनी। हम जैसे उनके लिए जो भी कर सकते हैं हम एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ मुस्लिम, एज़ आ ह्यूमन बींग उनके लिए करेंगे भी सही। और आज इस मौजू पर हम बात भी करेंगे और हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब, जो कि साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब भी हैं और टिकट होल्डर हैं NA 150 मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सो वेलकम टू द शो। शुक्रिया। कैसे हैं आप? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर रूही टीवी के जुनेद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैडम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जुनेद, एज यूजुअल हमेशा की तरह आप बड़े फ्रेश, एक्टिव, क्या वजह है? बस फ्रेश एक्टिव तरी जिस दिन शो होता है, हमें हमारे प्रोड्यूसर सुहेल साहब की जानिब से हुक्म होता है, तो उस दिन तो सारी रात नींद नहीं आती, सुबह जल्दी आना है, क्योंकि माशाल्लाह वो पहली कॉल पर उठाते भी हैं, क्योंकि स्टोरीज भी उन्होंने सुबह डिस्कस करनी होती है। तो सुहेल साहब की कॉल पे उठते हैं, फिर जो हमारे गेस्ट होते हैं उनसे रब्ता करते हैं और फिर वो आते हैं। तो इसी तनाज़ुर में जो है नींद जब उड़ती है तो वो उड़ जाती है, तो फिर बंदा फ्रेश ही दिखाई देता है। फ्रेश ही दिखाई देता है। ठीक है जी। सर, आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं खैर आफियत से हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने चूँकि आप टिकट होल्डर भी हैं NA 150 के मुस्लिम लीग नून से, तो आपने, जब आप साबिक MPA भी रह चुके हैं, तो मुझे बताइएगा आपने सियासत का सफ़र शुरू कैसे किया, कहाँ से शुरू हुआ? ये तकरीबन 60 साल पहले मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल पहले यूथ में जब ये इलेक्शन हुए तो उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। बस उस टाइम से ये अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है। अच्छा, तो उसके बाद फिर सियासत में हम, उसके बाद से आपने सोच लिया कि अब जो है वो सियासत में हम तो उस टाइम पैदा हुए थे तकरीबन जब से ये बात है, तो वो फैमिली में, घर में समझ लो कि सियासत में कदम रखा गया।
अच्छा, और फिर वो देख देख के आपके अंदर भी ये डेवलप हो गई चीज़ कि नहीं हमने भी सियासत में ही जाना है। नहीं, हम तो बिजनेसमैन आदमी हैं। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा बिजनेस ही किया है, अच्छा। सियासत कम ही की है। बाकी अल्लाह पाक ने मौका दिया है हमें अपनी आवाम की खिदमत का। खिदमत का। तो ये शुरू से मैंने कहा जो बुनियाद रखी थी मेरे वाला साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह रखी है। उसी को मेरे जारी यहाँ रखें। अपने अंकल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो नाज़म हुए, अच्छा। भाई थे वो वाइस चेयरमैन हुए, स्टेप बाय स्टेप कोई दोस्त आ गए हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह 1988 में इलेक्शन लड़ाया, वो पीपल पार्टी की तरफ से एमपीए बने। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता चलता गया। आ रहा है। तो ये तकरीबन 2011 में हमने ज्वाइनिंग की, अच्छा, फिर पार्टी यानी आपको भी 15-16 PTI साल में। तो हो गए हैं। हाँ हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें। चलें, करते हैं। यानी इनहेरिटेड हम कह सकते हैं कि आप ख़ानदानी ही सियासत चलती आ रही है, आबाओ अजदाद ने भी वही किया और अब आगे भी कंटिन्यूटी बरकरार है। सियासत कम है, ज़रा खिदमत का जज्बा खिदमत ज़्यादा का। है। क्या बात है। अगर ये जज्बा हमारे अंदर हो तो मैं कहती हूँ कि आप आवाम भी आपसे खुश हो जाती है और इंसान का जो दिल और ज़मीर है ना वो मुतमईन हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा जी, यौम इस्तेसाल के बारे में मैं बात कर रही थी, आज बड़ा अहम दिन है और वो मनाया भी जा रहा है, तो सर उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? आपको लगता है कि अच्छा, मैंने अभी एक सवाल भी उठाया, एक क्वेश्चन भी रेज़ किया कि हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ पाकिस्तानी हमें चाहिए कि ना सिर्फ हम आज एक 5 अगस्त को अपनी आवाज़ बुलंद करें, बल्कि हमें हर दिन हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ताकि हम वहाँ पर जो मौजूद हमारे बहन भाई हैं, जो हमारे मौजूद वहाँ पर पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, कश्मीरी हैं, जुल्म सहने वाले हैं, उनको एहसास हो कि ये हमारे साथ हैं। पाकिस्तान अपना कश्मीर हमारी शाहराग है। कश्मीर के साथ जो हमारी वाबस्तगी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, वो हमारे मुसलमान भाई हैं। जिस तरह उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, जिस तरह वो लोग जुल्म कर रहे हैं 78 सालों से, तो हमारे दिल, हमारी जान, हमारा ध्यान भी अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह हम उनके साथ हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह कभी भी। ये एक दिन की आवाज़ नहीं है हमारी कि हम एक दिन के ऊपर आज का दिन 5 अगस्त को मना के तो हम उनको तनहा छोड़ेंगे। हम उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। इंडिया को जब देख लो, इंडिया ने ये जो हमारे ऊपर दहशतगर्दी की है, जो उसको हमने जवाब दिया है, मार का हक जैसे ये जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला इस कोशिश में हैं कि हम भी, अल्लाह करे ये हमारे कश्मीरी भाइयों को भी ज़ाती अल्लाह पाक नसीब दे, इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद में हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा जुनैद, मुझे बताइएगा कि अभी क्योंकि आज़ादी की जो तकरीबात हैं, यौम आने वाला है, तो वो भी शुरू हो चुकी हैं, उनका भी आगाज़ हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि आज यौम इस्तेसाल को भी मनाया जा रहा है, तो क्या एक्टिविटीज़ हैं जो बाहर की जा रही हैं आम आवाम की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आज मज़लूमों का दिन है। आज एक जाबिर के ख़िलाफ़ उठने वाली कौम का दिन है कि 370 ये जो इंडिया ने अपने आइन को ख़ुद अपने आइन पर शबख़ून मारा, वो भारत जो दुनिया में जमहूरियत का चैम्पियन बनता है, और वो उसने एक अवामी राय को कुचला और उसने कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था यूएनओ की करारदाद के मुताबिक, उसको रोंदा और उसको अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की। कि आप देखें 370 ए से उसने एक अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की भारत की जानिब से। अक्सरियत को इस तरह, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो अक्सरियत में है कश्मीर के अंदर, जबकि 370 ए का जो शिक है, इसके तहत जो है कोई भी हिंदुस्तानी जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकता। वहाँ पर कोई इस किस्म का ह्यूज कोई बड़ी आबादी नहीं कर सकता। मगर इस 370 ए के बाद से जो है वहाँ पर इंडिया जो है वहाँ पर कश्मीर के अंदर जो है पंडित आबादी को जो है वो अपना उनके लिए रिहायशी कॉलोनियाँ भी बना रहे हैं, और उनको वहाँ पर आबादकारी करने का उनका मकसद ये है कि वहाँ पर मुसलमानों की जो अक्सरियत है उसको अक़लियत में बदला जाए। मगर दुनिया ने इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की, और दुनिया ने भारत को हमेशा की तरह जो है उसकी बुज़दिलाना कार्रवाई पर जो है वो उसको जवाब दिया। और यकीनी तौर पर आज भी पूरी कौम और पाकिस्तानी और मुसलमान और कश्मीरी जो है
वो इस बात पर यकजा हैं कि वो पाकिस्तान का जो है वो अटूट अंग है, पाकिस्तान की शारग है। क्योंकि आप देखें कश्मीरियों के अंदर आज भी जो शहादत होती है वहाँ पर कफन के अंदर नहीं उसको लपेटा जाता, उसको पाकिस्तानी परचम के अंदर लपेट कर जो है वो तदफीन की जाती है। और जनाज़ों के अंदर जो है पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगते हैं। आप ये देखें कि सैयद अली गिलानी ने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो कश्मीर कॉज के लिए दी, मीर वाइज़ ने, इसके अलावा यासीन मलिक ने और सैयद सलाहुद्दीन ने। इन तमाम की जो खदमात हैं, तमाम की जो जिद्दोजहद है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। चूँकि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, हमारी बका की वजह है, हमारी जो है वो क्या शारग होने की वजह से हमारे लिए वो बड़ी अहमियत रखता है। तो इस हवाले से पूरी कौम जो है आज वो कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती भी कर रही है, कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन भी पेश कर रही है, दुनिया के उन मुनसिफ़ों को भी झंझोड़ रही है जिन्होंने UNO के अंदर करारदादें पास की। मगर आज दुनिया जो है शायद उस तरीके से नहीं बोल रही कि जिस तरीके से उसे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल देखते हैं वही तकरीबन सूरत हाल हमें गज़ा के अंदर नज़र आती है। कश्मीर और गज़ा जो है वो दो मज़लूम कौमें हैं, दो मज़लूम आबादियाँ हैं, दो मज़लूम ख़ित्ते हैं कि जहाँ पर जुल्म है और बढ़ता चला जा रहा है। और आम आदमी जो है वहाँ का जो आम मुसलमान जो है उसकी ख्वाहिशात के बरमुखालिफ जो है वहाँ पर उसके ऊपर चीज़ें थोपी जा रही हैं। मगर इससे जो है वो जहाँ गज़ा के ऊपर इसराइल का चेहरा जो है वो स्याह हो रहा है, वहीं पर कश्मीर में जो है वो भारत की जो है गाज़बाना जो सोच है उसके बाद जो है भारतीय चेहरा भी जो है वो स्याह होता जा रहा है और दुनिया के अंदर जो है वो बरहना होता जा रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने गज़ा के ख़िलाफ़ भी बड़ी आवाज़ उठाई और अब तक उठाते हैं, और हम कश्मीरियों के ख़िलाफ़ भी कश्मीर में जो बसने वाले लोग हैं उनके साथ हैं। और जो वहाँ पर हिंदुओं ने वहाँ पर जो भी सब किया कश्मीरियों के साथ, वहाँ पर जो भी जुल्म ढाए, उन सब के साथ हैं हम। और उन हिंदुओं के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाने में आज भी उसी तरह हर प्लेटफॉर्म पे हमारी नौजवान नस्ल जो है वो हमें नज़र आती है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कि हम देखें हमारी यंग जनरेशन जो है वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके लिए आवाज़ उठा रही है। यकीनी तौर पर अब सोशल मीडिया की अहमियत भी है। और इससे पहले नौजवान, आप देखें कश्मीर के अंदर जितनी शहादतें हो रही हैं वो सारी नौजवानों की पर मुश्तमिल है। वो उसकी जो तहरीक जितनी कश्मीर की चल रही है, वो बुरहानुद्दीन हो, वो जितने भी साहिबानी, सैयद अली गिलानी का भी हमने नाम लिया, ये अपनी जवानी से जो है इस तहरीक को लीड, सैयद सलाहुद्दीन जो कि हिज़्बुल मुजाहिदीन का चीफ़ है, उसने जो है वो जवानी के अंदर इलेक्शन लड़ा और सबसे पहले उसने जमहूरी तरीका इंडिया के आइन के तहत रहते हुए जो है वो कोशिश की कि नौजवानों को बरसरे जो है इक़्तिदार किया जाए। मगर जब उसे नाकामी हुई, उसे पता चला कि भारत जो है वो किसी तौर पर भी जो है वो कश्मीरियों को करें, उनको हक़ के राय दही देने के लिए तैयार नहीं और उनकी बात को मानने को तैयार नहीं, फिर उन्होंने जहाद का रास्ता अख्तियार किया। यही सब जो है हमें वो गज़ा के अंदर भी नज़र आता है कि सबसे पहले इसराइल ने जो है उनकी ज़मीन को जो है वो तहस नहस किया, उनके वसाइल को ख़त्म किया और उनको टारगेट किया, उनकी शहादतें की। और वहाँ भी नौजवान जो हैं वही हर लिहाज से लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नौजवानों की जो इन्वॉल्वमेंट है इन दोनों ख़ित्तों के अंदर वो बड़ी अहमियत है और इसी की वजह से ये तहरीक जो है वो ज़िंदा है। और वैसे भी दुनिया के अंदर वही तहरीकें, वही मज़ामतें और वही जो है वो क़ुव्वतें जो है इक़्तिदार भी पाती हैं और वही कामयाबी पाती हैं जिनकी क़यादत जो है वो नौजवानों के पास होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और जो भी अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि मुल्क के हर एक इंसान को, हर नौजवान को जगाना ताकि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। वो कहते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो हमने हर एक इंसान ने एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी आवाज़ उठानी है ताकि हम कश्मीरियों को, वहाँ पर जो बसने वाले लोग हैं, उनको ये एहसास दिला सकें हम उनके साथ हैं।
और मुल्तान की अगर हम मौसम की भी बात कर लें आज तो बहुत गर्म है और गर्मी जो है वो पता नहीं चलता किस तरह बढ़ जाती है, कैसे कम हो जाती है। तो आज हम हसन मलिक से वेदर की अपडेट ले लेते हैं। जी हसन, बताइएगा। जी, मुल्तान शहर और गिरदोनवा की अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतला सुबह सवेरे से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है, लेकिन क्योंकि सुबह सवेरे से ही हवा चलने का सिलसिला जारी है तो मुल्तान शहर का मतला कुछ हद तक बेहतर रहता हुआ दिखाई दे रहा है और मौसम ओवरऑल खुशगवार रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त मुल्तान शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि महसूस 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी गुज़िश्ता दिनों की निस्बत कदरे बेहतर है, जो कि 70 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान 7वें नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ओवरऑल मौसम ह्यूमिड रहता हुआ दिखाई दे रहा है तो ह्यूमिडिटी की वजह से हवा में नमी का तनासुब कदरे बेहतर और कदरे ज़्यादा है, जिसकी वजह से हफ्सदा माहौल रहता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त मुल्तान शहर में 32 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दोपहर और शाम के औकात में गर्दालूद हवाएं चलेंगी और उनकी रफ्तार तकरीबन 40 से 44 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार ज़ाहिर किए जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जब उस रफ्तार से हवा चलेगी तो मौसम कुछ हद तक मज़ीद बेहतर रहता हुआ दिखाई देगा। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर का मतला साफ़ रहेगा। एक बड़े लाइट से चांसेस ज़ाहिर किए जा रहे हैं मुल्तान शहर में बारिशों के, बड़ा वीक सा स्पेल है, लेकिन ये उसे एज सच कंसिडर नहीं किया जा रहा। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। जी, थैंक यू सो मच हसन मलिक, आपने हमें वेदर की अपडेट दी और वेदर की अपडेट से यही पता चल रहा है। वैसे तो आज मौसम उन्होंने बताया कि 33 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन इट फील्स लाइक कि 40 डिग्री है। वाकई जब हम सुबह घर से मैं भी निकली हूँ तो गर्मी की शिद्दत जो थी वो ज़्यादा थी, लेकिन हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। लेकिन वही बात है, जब ये अगस्त सितंबर के जो महीना है, इसमें जुलाई का एंड अगस्त, तो इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी हमें फ़ील होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा अंसारी साहब, आप चूँकि 2 दफ़ा MPA भी रह चुके हैं, तो आपने अपने इक़्तिदार में, दौरे इक़्तिदार में आपने कौन सी ऐसी सरगर्मियाँ की थी, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ की थी जिनकी वजह से लोग आज भी आपको याद रखते हैं? सबसे बड़ी बात सियासत में होता है राब्ता। हम्म, जो बंदा अपना राब्ता रखता है अपनी आवाम से बेशक तो ऐसा ही है। उसको आवाम मायूस नहीं करती। मेरी कामयाबी भी यही अल्हम्दुलिल्लाह वजह थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं 13 में कामयाब हुआ हूँ तो उसके बाद जो मैंने राब्ता रखा है, अपने दरवाज़े खुले रखे हैं, अपने मोबाइल खुले रखे हैं, अपनी खुशी है और गमी है, अपने हल्के की आवाम के जो भी मसले मसाइल है उसको सुना है। जाके सुना है। सुनने के बाद असम्बली में गए हैं, जाके वहाँ जाके अपने हल्के की आवाज़ उठाई है कि ये हमारे हल्के में हमारे आवाम के जो मसले मसाइल हैं हमारे हल्के के, या मुल्तान के शहर तो सारा हमारा ही है ना जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ये हम यहाँ के रहायशी हैं, तो बेशक फिर ये ऐसा ही है। हमारा हक बनता है हल्के के लिए नहीं पूरे मुल्तान के लिए ही कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो आपकी कनेक्टिविटी लोगों से बहुत ज़्यादा है शायद। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, घुल मिलना पड़ता है कि जो दूर भागते हैं तो लोग भी दूर भागते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम देते हैं, पूरा वक्त दिया है इसको। आज मैंने कहा 12-13 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा जो बिजनेसमैन आदमी है मगर अब यही सिलसिला और यही राब्ता है। तो मैंने पहले कहा है कि जब इंसान का इरादा होता है, जज्बा होता है कुछ करने का, तो फिर मेरे अल्लाह पाक की मदद भी साथ है। अल्लाह पाक बिल्कुल। ने हमें हिम्मत दी। अल्लाह ने फिर इसलिए दोबारा जब अपनी अवाम में गए हैं, 13 में इलेक्शन लड़ा है, 18 में इलेक्शन जब लड़ा है तो पहले तो कोई 10,000 वोट की जीत थी, दोबारा जब गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 22,000 वोट से हमने अल्लाह पाक ने हमें दी। तो वो यही वजह है मेरा कहने का कि अवामी आदमी हैं, ज़रा उनकी बात सुनते, ज़रा क्या सारी सुनते हैं उनकी बात, सुबह अपनी ड्यूटी इसको ड्यूटी समझ के करते हैं हम। अल्लाह का शुक्र अच्छा है। लोगों, अच्छा वाकई ये बात हकीकत है कि अगर
किसी भी एग्जेक्टिव इंसान के साथ आपके इस तरह से हमारी आवाम, अब जैसे आप देखें मरीम नवाज साहिबा बाहर जाती हैं और वो लोगों से जब मिलती हैं, कुछ सेमिनार्स में किसी भी जगह जाती हैं, तो आवाम जो उनके साथ एक कनेक्शन फील करती है ना, वो इस वजह से उनको प्यार करती है। और ये कनेक्शन होना ज़रूरी भी बहुत है ताकि आवाम आपको अपना समझे और फिर अपने मुश्किलात बताए। अवाम भी माशाल्लाह बाशऊर है, समझदार है, वो देख लेते हैं कि जो अंदर से आदमी का जो होता है ना, तो माशाल्लाह बाहर देखने वाले भी समझ जाते हैं। ऐसा ही तो है। बिल्कुल आपने ये सवाल बहुत अच्छा उठाया है कि मरियम के आप देख लें, ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया है, जिस तरह वो अपनी आवाम में जा रही हैं, स्कॉलरशिप के लिए बच्चों के पास गई हैं, घुल मिल जाती स्कूलों में हैं। घुल मिल जाती हैं। को जिस तरह वो अगर कोई बुजुर्ग हैं, खातून हैं, तो वो देख लो उनको है, अगर कोई बच्चियां हैं तो उनको है। मैं कहता हूँ कि ये कोशिश और जो काविश वो कर रही हैं, फिर ठीक है, उनकी भी फिर मोहब्बत बड़ी होती बड़ी है अहम है उनकी। और लोग फिर मोहब्बत करते भी हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं फिर से। अच्छा जुनेद, मुझे बताइएगा शहर भर में जो वासा की सूरत हाल है वो क्या चल रही है फिल वक्त, और लोगों का उस पर क्या रद्द अमल है? बिल्कुल, हम हर सेगमेंट के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर रूही जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो कारकर्दगी है उसको डिस्कस करता है। और इस वक्त सबसे जो सूरत हाल है, क्रिटिकल सूरत हाल है, वो वासा की है जी। उसमें जहां वासा को अपना काम बेहतर करने की ज़रूरत है, वहीं हुकूमती सतह पर वासा को फ़ंड्स ना मिलना भी एक बड़ा मसला है। कि आप ये देखें कि हालिया बजट के अंदर वासा के लिए कुछ भी मुख्तस नहीं किया गया। अच्छा, जो वासा बिल इकट्ठा करता है या जो उसकी आमदन के ज़राए हैं, वो सिर्फ उससे बामुश्किल उनकी तनख्वाहें और उनके ऑफिस के अखराजात और ऑपरेशन अखराजात जो है वही पूरे हो सकते हैं। तो कोई नई इस हवाले से डेवलपमेंट नहीं होती। यही वजह है कि मुल्तान शहर की जो 30-30, 40-40 साल पुरानी जो लाइनें डाली हुई थी, वो या तो बोसीदा होकर बैठ गई हैं या वो कम पड़ गई हैं। यही वजह कि कम पड़ गई ना। देखिए पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, वो तो कभी भी कम नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं हो रही, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वक्त के सब प्लान नहीं किए। साबका दौरे हुकूमत में भी हम देखते रहे कि वजीर खारजा तक ने जोर लगाया कि किसी तरह मुल्तान की सीवरेज सिस्टम ठीक हो जाए, मगर वो इसमें नाकाम रहे, मगर वो कुछ ना कर। अब जो सूरत हाल है कि जावेद अख्तर अंसारी साहब से भी हमारी 12 बात हुई, इन्होंने भी यकीन दहानी करवाई कि जल्द जो है वो वासा के हवाले से एक बड़ा जो फ़ंड है और जो बड़ा पैकेज है वो मुल्तान के लिए आने वाला है। मगर अभी तक उस पैकेज के हवाले से कुछ भी जो है वो सामने नहीं आ सका। और जब तक वो सामने नहीं आता तो शहर पहले लोगों के बारिश की वजह से उस वक्त सूरत हाल अबतर नज़र आती थी। मैंने तो ये चीज़ उस दिन ऑब्ज़र्व की है कि अभी ये जो गुज़िश्ता रोज़ बारिशें हुई हैं मुल्तान में, और वो शायद एक ही रात हुई है बारिश और वो थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो आपने रोड्स की सूरत हाल देखनी थी। वहाँ पर लोगों के यहाँ वो आधे आधे डूबे हुए थे बाकायदा लोग, और जो उनकी गाड़ियाँ थी वो मुकम्मल सिर्फ थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही थी कि जी बस ये गाड़ी है, दूर से निशानदेही हो रही है। अब ये देखें कि बहुत अबतर सूरत हाल है। ये तो चले बारिश की एक वो हंगामी सूरत हाल हो गई ना, आम रूटीन के अंदर लोगों के घरों के अंदर सीवरेज का पानी जो है इस वक्त वो मौजूद है, वो नालियों का जो पानी है वो घरों के अंदर दाखिल हो गया है। मगर वही बात कि किया कुछ नहीं जाता। जो आम शहरी बताया बहुत कुछ जाता है, वो आम शहरी हैं वो भी अपने मुंतखब नुमाइंदों की तरफ देखते हैं, अवामी नुमाइंदों की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारी तो उम्मीद वही है। इसका जवाब मेरे ख्याल से बेहतर जो है हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब दे सकते हैं कि ये इस हवाले से वासा के हवाले से क्या करने जा रहे हैं शहर। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। पहले भी बहुत काम वासा के करवाए हैं, अब भी हमारी कोशिश है सर, लेकिन जो सूरत हाल है वो तो बेहतर नहीं हो सकी। बात तो वही जो जनेद साहब ने की है कि फंड की बात होती है ना जी, कि पैसे के बगैर बजट ही नहीं है, बजट नहीं है अभी मुल्तान के लिए जो है। वैसे भी जनूबी पंजाब को अगर ओवरऑल बजट की बात की जाए तो ना होने के बराबर दिया गया है। नहीं, अब इंशाल्लाह
हम नुमाइंदे हैं पार्टी के, तो हमारी कोशिश होगी। उम्मीद लगा सकते हैं हम आपसे? नहीं, उम्मीद लगाएं, इंशाल्लाह हमने काम करवाए हैं और काम करवाएंगे अपने हलकों में। ठीक है जी। अपनी आवाम को मायूस नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए। भाई साहब की असल में मजबूरी है, शायद ये उस तरीके से नहीं बोल सकते क्योंकि हुकूमती जमात से इनका ताल्लुक है, मगर जुल्म तो ये है कि हम अपना अभी तक रोना रोते हैं कि जनूबी पंजाब के लिए हुकूमत कुछ ना दे सकी। अब ये देखिए लाहौर के अंदर नवाज शरीफ अस्पताल बनता है, हमारा मुल्तान दुनिया पर रोड नहीं बन सकता। लाहौर की जो सड़कें दोबारा उनको जो है वो चमचमाती हुई बनाया जाता है, हमारा मुल्तान विहाड़ी रोड नहीं बनता। लाहौर के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स आते हैं, हमारे यहाँ ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो एक्टिव नहीं हो सकता। लाहौर के अंदर धड़ाधड़ जो है वो तामीराती काम, वहाँ पर फंड्स दिए जाते हैं। यहाँ पर एक हमारा तुगलक टाउन का वो फ्लाईओवर है, वो अभी तक नहीं बन सका। मसाइल तो बेतहाशा है, मगर बात वही है कि महरूमियाँ जनूबी पंजाब की यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदे गए हैं, वो उनका टास्क सिर्फ यही होता है कि लाहौर या इस्लामाबाद में कोई अच्छे तरीके से सेटलमेंट हो जाए, वहाँ एक अच्छा घर बन जाए और वहाँ पर फैमिली को शिफ्ट करा के बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाए और उसके बाद उसको बाहर के मुल्क जो है वो रवाना किया जाए। प्रॉब्लम ये, जब तक यहाँ के नुमाइंदे बात नहीं करेंगे तो उस वक्त तक की जो सूरत हाल वो नहीं बदलेगी। नए बनाना तो एक अलग चीज़ है ना, कि आप नई चीज़ें बनाएं, लेकिन जो मौजूदा चीज़ें हैं आप उनकी बेहतरी के लिए तो काम कर सकते हैं ना। अब जनूबी पंजाब का अस्पताल, निश्तर अस्पताल की अगर हम बात करें तो वो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अंदाजा आप करें तो कि आप यहाँ की सूरत हाल जाके एक दफा देख लें। सिंध हो, बलूचिस्तान हो और KPK तक के पेशेंट्स आते हैं। जनूबी पंजाब तो है ही है सारा। अब वहाँ पर ये सूरत हाल है कि एक बेड पर 3-3, 4-4 लोग सोए, वो उनका इलाज हो रहा है। अटेंडेंट्स की ये हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे, ये पेशेंट्स की बात कर रहे हैं। या पेशेंट को बेड नहीं मिलता, अटेंडेंट कहाँ ही बैठेगा। निश्तर 2 भी तो बन गया है। हाँ सर, वो उस तरीके से भी वजन उठाया होगा मदर इन चाइल्ड के लिए भी। हाँ, उन्होंने काफ़ी पैसे अब दिए हैं। मेरा स्टॉप बाई स्टॉप ही हो जाएगा मेरा ख्याल 2-3 सालों में इंशाल्लाह। हमारा गिला ये है कि जो स्पीड लाहौर के अंदर होती है कम से कम उसका 50%। नहीं, हम इत्तेफाक करते हैं आपकी बात से, क्योंकि जिस तेज़ रफ्तारी से काम अपर पंजाब में होते हैं वो यहाँ पर क्यों नहीं होते। अगर सड़कों के लिए कोई बजट आता है या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कोई बजट आता है तो वो साल हर साल लग जाते हैं उस बजट वापस चला जाता है, बजट काम ही नहीं होता। मैं आई सबसे पहले भी हमने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया था, मुल्तान कैसे बेशुमार इलाके, वासा को ही ले लें, एक आबादियाँ हैं मुख्तलिफ जिसमें या तो सीवरेज लाइन डाल दी जाती है, फिर ऊपर सड़क नहीं उसके डलती। अगर सड़क डाल दी जाए तो बाद में पता लगता है कि सीवरेज लाइन भी डालनी है। और बहुत सी ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ दोनों काम ही नहीं होते। कहने का मकसद ये है कि फंड यहाँ पर रिलीज भी हो जाए तो उसके बाद मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है जी, एक कॉलर लाइन पे हैं हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? बशीर हुसैन कुरैशी कर रहा हूँ। जी बताइए। बशीर हुसैन कुरैशी कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। ये अपना जावेद क्वेश्चन है। जी जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम। जी 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 ये इलाके उनके इलाके से उनका वो भी हूँ से बात करता हूँ। मेरे ख्याल से कोई कनेक्शन प्रॉब्लम का इशू आ रहा है, दोबारा कॉल करिएगा आप। साथ साथ अपनी आवाज़ टीवी पे नहीं सुन रहे कि कैसी आ रही है आवाज़, तो कॉलर जो भी हो उसको चाहिए कि सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर लें, बंद करें और फिर वो अपना सवाल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, हम मसाइल के ऊपर भी बात करते रहे हैं और उम्मीद भी है आपसे भी और यहाँ के जितने भी नुमाइंदे हैं उनसे भी उम्मीद है हमारी कि जनूबी पंजाब हमेशा महरूमियों का शिकार नहीं रहेगा। होपफुली हमें बजट मिलेंगे भी और उन पर काम भी होगा इंशाल्लाह। तो सियासत में आपको क्या लगता है कि असूलों का क्या मकाम रह गया है आज की सियासत में, क्योंकि पहले की सियासत में और आज की सियासत में तो फ़र्क है। बात यह है मैडम कि जो आदमी असूलों पे चलता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब। तो मैंने पहले ही कहा ना कि जो अपने हल्के के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, शहर के लिए सोचता है तो जो आवाम है, लोग हैं, वो भी समझते हैं इस बात को। बिल्कुल। जो नई लोग मिलते हैं उनकी आवाज़ भी आप लेना चाहें तो आपको मिल जाएगी। जैसे ये जिनेद साहब हैं
तो ये जैसे बाहर निकलते हैं इनकी टीम जाके सारा जाए विज़िट करती है तो इनको सारी मालूमात मिल जाती है। तो मैंने कहा ना कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछला टंडोर आया है तो गुलशन मार्केट में एक यूसी है 70 करोड़ रुपया उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह दे के हमने वो काम। ये डिपेंड करता है कि जो काम लेने वाला हो। यही बात जो जुनैद साहब कर रहे हैं कि वहाँ जाके मज़े ना करें, अपने हल्के की बात करें, अपने शहर की बात करें। तो सिर्फ हमने अपने बहुत मफाद तक ना रहें, हाँ, नहीं। अवाम के मफाद के लिए काम करें। तो हमने जो टाइम मौका हमें मिला है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में बस्तियों में डिस्पोजल हमने बनवाया। अच्छा, जाके देखें 2 घंटे बाद कितनी बारिश हो गया, पानी का नामो निशान नहीं वहाँ रहेगा। ठीक है, तो जब एक दौर था, मेरा वक्त आया, उसमें आके हमने काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आवाम को बहुत रिलीफ दिया। वो ये नहीं कह सकते, अवाम आपसे गिला नहीं कर सकती। आवाम हमसे गिला नहीं करेगी। अच्छा जी, अब देखो ये पार्टी में हम इसमें आए हैं, मुस्लिम लीग नून में अब हमने ज्वाइनिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एतमाद किया है, हमें उन्होंने टिकट दी है। अब फर्स्ट टाइम है ये हमारा तकरीबन ठीक है। 2 और साल हुए उम्मीदें हैं। हमारी आपसे जुड़ी हुई हैं। नहीं, इंशाल्लाह मैंने कहा कि अच्छा हम आदमी कोशिश करे, कोशिश करें, वहाँ बिल्कुल। जाए, अपने घर ना बैठे, अपनी एंजॉय ना करे, अपने ये ना सोचे। अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो हक बनता है कि अपनी आवाम और ठीक अपने है सर। हल्के के लिए। ये कॉलर है हमारे साथ, कॉलर लाइन पे है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। जी अली, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? ठीक है मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी, मैंने अंसारी साहब से बात करनी थी। जी 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 बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको। जी अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ भाई, आप ठीक तबीयत है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अंसारी साहब, मेरा आपसे सवाल ये था, माशाल्लाह आप एक कौमी जमात का हिस्सा हैं। आपके डेरे पहले भी 24 घंटे कारकुनों के लिए खुले थे, अब भी खुले हैं, लेकिन मुझे ये बताएंगे अगर कोई आज कारकुन पकड़ हो रहा है, मुस्लिम लीग नून में वो शामिल हो चुका है, तो क्या आप लोग उनके पीछे जाएंगे उनको छुड़वाने के लिए, या ये इस वजह से नहीं जाएंगे ये पहले पीटीआई का हिस्सा थे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अंसारी साहब कश्मकश में डाल दिया है आपको। नहीं, मैं अब इनको जवाब ये जो ले रहे हैं। अच्छा, हाँ। चलें जी, इस मौजू को हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मुझे बात मैं करी थी कि सियासत में जो असूल है ना, उनका होना बड़ा अहम है, बड़ा ज़रूरी है। आप जुनैद इस बात से मुत्तफ़िक हैं? यकीनी तौर पर सियासत जो है वो खिदमत, रवादारी, मोहब्बत, इखलास, इस चीज़ का नाम है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, वही सियासतदान कहलाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अगर बात की जाए तो जिस तरह हम पहले इसको डिस्कस कर रहे थे कि मुल्तान से मुंतखब काफ़ी ऐसे अरकान असम्बली भी रही हैं कि जिनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने असम्बली में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। उनकी 5 साल कारकर्दगी ये है कि वो एक लफ्ज़ नहीं बोल सके, ओए तोएत का भी लफ्ज़ जो है वो नहीं बोला। और कुछ हमारे ऐसे नुमाइंदे भी हैं जिन्होंने जो है एबटाबाद में या मरी में अपना एक फ़्लैट लिया होता था और वो मुल्तान से बताते थे कि एमपीए साहब या एमएनए साहब जो है वो इजलास में आपके हकूक़ की बात करने जा रहे हैं, मगर उनकी गाड़ी सीधा वो एबटाबाद जो है उनके या मरी के फ़्लैट में क़याम पजीर होते थे और वहाँ पर वो अवामी मसाइल को देख रहे होते थे। मगर दूसरी जानिब हाजी जावेद साहब का अगर नाम ना लिया जाए तो ये ज़्यादती होगी कि हाजी जावेद अख्तर जो है वो एक बड़ी कम्युनिटी को जो है वो उसकी तर्जुमानी करते हैं, अंसारी कम्युनिटी की, और ख़ास तौर पर उनके मसाइल भी, की राय जो है वो इनके लिए यही है उतने ही ज़्यादा कि ये हमारे मसाइल को सुनते भी हैं। जावेद अख्तर अंसारी 2 दफ़ा मतलब एमपीए बने और उस सूरत में बने कि इन्होंने अपना जो दरवाज़ा है घर का वो 24 घंटे खुला रखा। और अच्छा, हमारे साथ जुनैद कॉलर लाइन पे हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बताइए। बशीर हुसैन अर्ज कर रहा हूँ। जी जी। अंसारी साहब से रिक्वेस्ट है कि जैसे मुख्तार अंसारी साहब ने इलाके में लोग बांटे हुए थे कि इलाके में चलते घूमते थे, सफाई का हिसाब देखते थे, लाइटिंग वगैरह देखते थे, आप भी कोई ऐसा निज़ाम बनाएं। मुझे मैं दरबार मौलाना हुसैन बख्श साहब से अर्ज कर रहा हूँ, वहाँ इतना सफाई का गंदा निज़ाम है कि वो लोग हफ्ता सफाई कर, तो जब अंसारी साहब इस पे थोड़ी तवज्जो करें। ठीक है, ज़ाहिर है हम आपके वोटर हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अंसारी साहब लोग आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और इस पर कचहरी हो गई है। हाँ, वो चाहते हैं, बिल्कुल
अगर हम वोट वोट जिसने देते दिया है, हैं, वो जिसने फिर- वोट नहीं, दिया है ये वो उम्मीद भी रखता वो है। उनका हक है हम पर, हम बिल्कुल। इसको इंशाल्लाह करते भी हैं। और उन्होंने जो निशानदी की है तो उन्होंने, मैं यही कहूँगा कि हमारे फ़ायदे के लिए ही है। बिल्कुल। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो उन्होंने, मेरे बुज़ुर्ग पिछले दिनों फौत हो गए, हाजी मुख्तार अली अंसारी साहब, जी अल्हम्दुलिल्लाह वो काउंसलर भी रहे हैं, नाज़म भी रहे हैं, ठीक और है। वाकई उन्होंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काम किए भाई थे। काम भी किए हैं। जी, आपको यकीन दहानी करवाई जाती है कि इस पर काम होगा, होपफुली आप देखेंगे काम। इसी के साथ हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अंसारी साहब से सवाल मेरा ये है कि अंसारी साहब 14 अगस्त आ रहा है और तकरीबात का सिलसिला जो है वो पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में जारी है। तो मुझे बताइएगा आपके हलके में किस तरह से यौम आज़ादी को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और क्या आप लोगों ने भी तकरीबात का सिलसिला शुरू कर दिया है या अभी आने वाले हफ्ते में करेंगे? सबसे पहले तो मैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान बनाने में जो कुर्बानियाँ दी है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, बहुत अल्लाह पाक की अता है। और वो जज्बा देखो, आज से 78 साल पहले था, जो मैं कहूँगा कि तालीम भी बराए नाम होगी। क्या था? जज्बा था, एहसास था पाकिस्तान। तो मैं इसके ऊपर यही कहूँगा कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद फिर रहे हैं। इस मौके को, उन लोगों के इस मौके के ऊपर ना भूलें जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान बेशक बनाया है, खून के नजराने दे के उन्होंने पाकिस्तान को बनाया है। बिल्कुल। तो आज हम जिस तरह इसकी कदर करें, जितनी हो सकती है इसकी कदर करें, अपने मुल्क की, अपने वतन की बिल्कुल इसकी कदर करें, और फिर इसमें बसने वाले लोगों की भी बिल्कुल, इसमें वो तो ज़रूरी है, इसके ख्याल करें। हम जब एक हो गए हैं, कोई भी है, वो पंजाबी है, वो सराइकी है, वो कुरैशी है, जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भाई हैं, मुसलमान हैं। एक दूसरे का एहसास करें तो इंशाअल्लाह ताला जो ख्वाब देखा था बाबा कौम, बाबा कैद आज़म ने, जिस तरह उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और जिस तरह लोगों को उनके ऊपर अतमाद था, जो कह देते थे उन्हें कैद आज़म ने कह दिया। तो आज भी अल्लाह करे हमें कोई ऐसी ही क़यादत मिल जाए जिस तरह, जिसके ऊपर आवाम, बच्चा, हर कोई अतमाद करे। और आज़ादी नेमत है। मैं यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मना रहे हैं तो और मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह ता क़यामत। अल्लाह पाक हमें इसी तरह ही मिलाते रखे। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वाहद मुसलमानों की एटमी ताकत है, बिल्कुल ऐसा और ही पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह जो एटमी ताकत है। जी, कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है मेरे ख्याल से। अच्छा, मुझे अंसारी साहब ये भी बताइए कि आपने अपने इलाके में किस तरह से, क्या तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया है या आइंदा जो आने वाला हफ्ता है वहाँ से होगा? नहीं, हम तकरीबन शुरू कर देंगे। अब दिन आ गए हैं, बिल्कुल दिन करीब है, 5 तारीख क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? भाई यही इलाके में, मेरा मतलब आके बहन शहनर होते हैं 14 अगस्त को, 12 तारीख को, 13 को इसकी जश्न आज़ादी जो होती है, इसकी जो तकरीबात होती है उसमें हमारी शिरकत होती है। अहले इलाका के जो दोस्त होते हैं, यूसी भाई जो हल्कों में हम जाते हैं, परचम कुशाई वगैरह होती है पाकिस्तान की, तो बड़े लोग खुश होते हैं उस दिन, बच्चे बड़े खुश होते हैं। आप बाज़ारों में जाएं, कहीं जाएं, आपको माशाल्लाह सब्ज़ कलर के झंडे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और झंडों के साथ साथ आजकल बाजे बड़े आम हो गए हैं। बस वो मैं यही कहूँगा कि वो ना बजाएं। नहीं, किसी हद तक बजा लें। अच्छा, ऐसे ना करें। अच्छा, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वो दिन रात, सुबह शाम, वो नहीं देखते कोई सो रहा है, जाग रहा है, नहीं,
वो दिन रात सुबह दोपहर शाम उनका एक ही काम है, बाजे बजाना बस। वो बाजे ना बजाएं, मेरा उनको एक मैसेज है कि वो अपने घरों के ऊपर ये अपने पाकिस्तानी सबज परचम लहराएं। ये मेरा इनको एक मैसेज है, ताकि जिधर भी कोई देखे उसे सबज परचम नजर आए। अच्छा, एक और अहम बात जुनेद जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी कॉल दे दी है, तो अब जो मुल्क में सूरत हाल है वो क्या होने वाली है? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जानिब से आज कॉल दी गई है, मगर वो एक बालातर कॉल इसलिए है कि अभी तक उस कॉल का कोई सर पैर नहीं, और ये नहीं पता उस कॉल को कौन लीड करेगा, क्या उसका एजेंडा होगा, क्या मकासद होंगे। अब ये देखें कि कहा जा रहा है कि अब पहले कहा गया इस्लामाबाद की तरफ मूव करना है, फिर उसके बाद कहा नहीं इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, फिर कहा गया कि इसको एक बड़ी एहतजाजी रैली के तौर पर, बड़ी एहतजाजी तहरीक के तौर पर लिया जाएगा, फिर उस पर कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं है, इसको सिर्फ KPK तक महदूद किया जाएगा। अच्छा। आज भी जो 5 अगस्त है, जहाँ पूरी कौम एक जानिब यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है, वहीं पर तहरीक इंसाफ जो है अपनी एहतजाजी कॉल को आज से लीड कर रही है। मतलब अब ये देखें कि इसको 6 भी किया जा सकता था, 7 भी किया जा सकता था, मगर आज के दिन का इंतखाब किया गया। कौम को एक दफ़ा फिर तकसीम किया गया कि आज ही के दिन जो है वो कश्मीरी अवाम पर शब खून मारा गया, उनके मैंडेट पर, उनकी आज़ादी पर, उनकी सांस रोकने की कोशिश की गई। और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आज ही का दिन मुल्क के अंदर जो है वो इसको मतलब आज ही के दिन जो है वो लॉन्च किया गया। और मगर अभी तक ऐसी एहतजाज की कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। मुल्तान के तक बात की जाए तो अभी तक कोई एहतजाजी पॉइंट जो है वो डिस्कस नहीं किया गया, सब अच्छा है चल रहा है, और बस वो सोशल मीडिया की हद तक, अफवाहों की हद तक जो है वो सूरत हाल है, इन कंट्रोल है हर चीज़, और उम्मीद करते हैं रहेगी भी इंशाल्लाह। ठीक है, कॉलर हमारे साथ लाइन पे है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत अली है जी। हाँ। अच्छा, टीवी की आवाज़ बंद कर ले, उसके बाद बात करें। ठीक है जी। हाँ। हेलो जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। जी, मेरा जुवेद अख्तर साहब से है कि बराए मेहरबानी आप अपने इलाके में हफ्तावार या 15 दिन बाद बराए मेहरबानी थोड़ा सा विजिट कर ले। आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो किसी और MNA MP के पास नहीं है। मैं बाबा शराफत अली बोल रहा हूँ, नवाज शरीफ चौक से। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं होती जब भी जाता हूँ। अच्छा सर, वो मुलाकात की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं आपसे? वो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपने आगे ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सर वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो आप पहले उनसे मिल भी लें। वो बड़े फैन हैं आपके। हमारे पास नंबर उनका आ गया होगा, वो हाई साहब को देते हैं, हाई साहब से जो है उनकी मुलाकात अरेंज करवाते हैं जी। यार जी, वो देख रहे हैं, उनकी मेहरबानी है। अच्छा। उनको मैसेज मिला है, वो देख रहे हैं। चलो, मैंने तो कहा है ना कि वो अगर ठीक है जी। सर उनका सवाल आपसे ये था, और वो रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आप अपने इलाके में लाजमी कोई ऐसी एक्टिविटी रखें जहाँ पे आप हफ्ते या 15 दिन बाद आप उनसे मिल सकें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका, आप आए। प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे लेकिन नए मेहमानों के साथ। आप तब तक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं, और हाजिर हैं अपने नए मेहमानों के साथ, जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे और आज के इस दिन के हवाले से भी बात करेंगे, जो कि हम प्रोग्राम में बार बार करते भी आ रहे हैं। हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद हैं जो हमारे साथ आजकल जो एक बीमारी चल रही है ना, जो कॉमन भी होती जा रही है, जिसका शायद डायग्नोस भी इतना कॉमन नहीं है, लोगों को पता नहीं चलता डायग्नोसिस के बारे में, और फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो लेने में लोग कोताही करते हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे हम। और हमारे मेहमानों का अगर तारुफ करवाऊं तो हमारे साथ मौजूद हैं खालिद बेग साहब, जो कि एनालिस्ट भी हैं,
उनसे हम आज बात करेंगे, जो भी मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जो दिन हम मना रहे हैं उसके बारे में। और मौजूद है हमारे साथ इकबाल बलोच साहब जो हकीम हैं, और उनसे हम जानेंगे जिस बीमारी का मैं जिक्र कर रही थी यानी हेपेटाइटिस के बारे में, जो बड़ी आम होती जा भी रही है और उसकी वजूहात क्या हैं, उसका डायग्नोज किस तरह किया जा सकता है और उसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। वेलकम टू द शो हकीम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया आज के इस प्रोग्राम में, और बहुत अहम इशू के ऊपर जो कि कॉमन है हमारे यहाँ। ठीक है जी, खालिद बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में आए हैं, एंड वेलकम टू द शो। जी आपका शुक्रिया, आपने याद किया मैं हाजिर हो गया हूँ। आज एक ऐसा अहम दिन और अहम मौजू हमने डिस्कस करना था जो कि आपके बगैर पॉसिबल नहीं था, तो की बात है जी। आज यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है कश्मीर के हवाले से जी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यौम इस्तेहसाल कश्मीर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं अपने एक सेगमेंट की जानिब, जो कि आज के जो वेजिटेबल्स के जो रेट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान जी। सलमान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर औलिया में खुद साख्ता महंगाई की लहर जो है वो बरकरार है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हो चुके हैं, और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो भी गैर फाल नज़र आते हैं, जो कि खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं। मुल्तान के तमाम इलाकों के अंदर दुकानदारों ने अपने रेट जो है वो मुख्तस किए हुए हैं, जबकि मार्केट कमेटी की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर एक रेट लिस्ट निकाली जाती है, जिस पर इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं हो रहा। बात करते चलेंगे सरकारी नरखनामे की, तो सरकारी नरखनामे में अदरक का रेट है 420 और लहसुन का है 230, मगर मार्केट के अंदर यही अदरक जो है ये बिक रहा है 550 और लहसुन बिक रहा है 300 रुपये किलो तक। तो इसी के साथ ही सरकारी नरखनामे में आलू जो है वो 85, प्याज 42, टमाटर 50 रुपये किलो जो है मुकर्रर किया गया। मार्केट में आलू जो है वो 100, प्याज 60 और टमाटर जो है वो 70 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी नरखनामे में शिमला मिर्च 130, बंद गोभी 90, सब्ज़ धनिया 204 रुपये किलो तक जो है उसका रेट मुकर्रर किया गया। मार्केट में शिमला मिर्च 150, बंद गोभी 110, सब्ज़ धनिया 260 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से सलाद की बात करें तो सलाद भी गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गर्मी के अंदर जब सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो फिर उसके रेट्स जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से खीरा जो है वो अब 90 रुपये किलो उसका सरकारी नर्ख जो है मुकर्रर किया गया। सलाद पत्ता 150, चुकंदर 100, गाजर 86 और लीमू जो है वो 160 रुपये उसका रेट जो है वो मुकर्रर किया गया। मगर मार्केट के अंदर खीरा जो है वो 130, सलाद पत्ता 250, चुकंदर 150, गाजर 120, जबकि लीमू जो है वो 200 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से बात करेंगे हम फलों के हवाले से, तो फल भी इस वक्त आम शहरी की दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। सेब का सरकारी नर्ख जो है वो 204 रुपये है, पपीता 375 रुपये, चीकू 268 रुपये और गर्मा जो है वो 182 रुपये उसका रेट जो है वो मुकर्रर किया गया। मगर मार्केट के अंदर सेब 350, पपीता 450, चीकू 300, जबकि गर्मा जो है वो 200 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो इसी तरीके से मुल्तान शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो है हर एक दुकानदार का अपना रेट जो है वो मुख्तस किया हुआ है। अब बात ये आती है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की, और ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस पूरे मुल्तान शहर में यकसा एक रेट जो है वो दिया जाए, ताकि शहरी जो हैं वो फिर गवर्नमेंट के जो रेट दिए गए हैं उनके ऊपर सस्ती और म्यारी सब्ज़ी और फल जो हैं वो ख़रीद सकें। जी शुक्रिया सलमान, आपने हमें जो भी रेट्स थे उनके बारे में बताया। अच्छा, जहाँ हम बात करते हैं फलों और सब्ज़ियों के रेट्स की और फिर हम बात करते हैं अपनी सेहत की, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हम जब सेहत की और बीमारियों की बात करते हैं, हमारे यहाँ जब सब्ज़ियाँ फल इतने महंगे हो जाएंगे कि आम इंसान की दस्तरस से वो बाहर होते चले जाएंगे, तो हम कहाँ अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं? सब्ज़ी फल ये आम ज़रूरत है, ये बेसिक नीड है हमारे खाने में, ये आम चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं। हम इस टाइम मटन, बीफ, चिकन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस टाइम सब्ज़ी की बात कर रहे हैं जो कि आम इंसान ने खानी है, जिसका गुजारा जो है वो इस पर होता है। जब वही आम इंसान की दस्तरस से बाहर हो जाएगी तो हम सेहत के बारे में कैसे हम बात कर सकते हैं, और हम कैसे ये नहीं कह सकते कि बीमारियाँ बढ़ रही हैं। अच्छा हकीम साहब, बीमारियों की भी बात कर रहे थे हम, तो हेपेटाइटिस जो है वो आम होता चला जा रहा है। और हेपेटाइटिस बेसिकली होता क्या है, ये क्या मर्ज़ है, क्यों होती है ये, और इसकी वजूहात क्या हैं?
हेपेटाइटिस बेसिकली जिगर की एक बीमारी है। ये अपने नाम की मुनासबत से इसकी तकलीफ़ जो है ना वाज़ेह है कि हैपा मानी जिगर और आइटस मानी इन्फेक्शन या सोजिश तकलीफ़ कोई ऐसी हो जाती है कि जिगर के अंदर, तो उसकी बुनियाद पे जो है ना इसको हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये एक आम बीमारी है और ख़ुसूसी तौर पे जिगर जो है वो हमारे जिस्म का एक अहम ऑर्गन है। अगर जिगर ही कमज़ोर हो जाए या बीमार पड़ जाए तो इंसान अपनी तमाम सेहत को जो है ना बरकरार नहीं रख सकता और फिर इस हवाले से वो उसकी सेहत मुतासर हो जाती है और वो अपना काम काज रोज़मर्रा के मुनासबत से वो सर अंजाम बेहतर तरीके से नहीं दे पाता। ख़ुसूसी तौर पे जब जिस्म के अंदर इसके सिम्टम्स मैं आपको बताता चलूँ कि पहले ये है कि अपना भूख का लगना कम हो जाता है, जिस्म सुस्त हो जाता है और थकावट महसूस करता है। ख़ुसूसी तौर पे आसाब आज़ा मुज़महिल होना शुरू हो जाते हैं। ये पट्ठे मसल्स वगैरह जो है ख़ुसूसी तौर पे वो और पिंडलियों में और जिस्म में दर्द और सुस्ती सी महसूस होती है और बिल्कुल ही मुज़महिल सी कैफियत होती है और बंदा अपने आप को थका थका महसूस करते हुए किसी काम में उसको दिल नहीं लगता और गुस्सा और चिड़चिड़ापन बाज़ उसके अंदर बहुत हो जाता है और मुंह का जायका भी इसमें मुतासर हो जाता है। हेपेटाइटिस जो है ना ख़ुसूसी तौर पे हमारे यहाँ अब के इसकी कई एक किस्में हैं। हेपेटाइटिस ए बी सी से अब ये F5-7 किस्में इसकी हो गई हैं। एक तो आम तौर पे हमारे यहाँ एक पीलिया किस्म का एक जरकान होता है, जिगर की जो मतलब आम सी बीमारी है और हर बंदा इसको घर में बैठे ही खुद भी मतलब उसको महसूस हो जाता है, घर वालों को वो बताता है कि इसका चेहरा जो है ना वो पीला सा हो रहा है, आंखों का कलर वो चेंज हो गया है, कंजंटाइवा जो है ना ख़ुसूसी तौर पे पीला सा होना शुरू हो गया है, ज़बान की जो है ना वो तह निचली वाली जो है ना वो भी पीली होना शुरू हो जाती है। हत्ता कि जब वो ज़्यादा शदीद किस्म के इन्फेक्शन इसमें फैल जाए तो फिर जो है ना उसके जो नाखून तक के हैं वो भी पीले हो जाते हैं और तमाम जिल्द जो है ना वो भी पीली हो जाती है और उसके अंदर खुश्की और भुरबड़ापन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और भूख कम लगती है और वो ख़ुसूसी तौर पे बुखार की सी कैफियत भी महसूस करता है और इसके साथ जिगर के मकाम पे बाज़ औक़ात हल्का हल्का जो है ना इसमें दर्द भी महसूस होता है। और इसी तरह ये बेसिकली जिगर की हेपेटाइटिस जो मैंने पहला आपको बताया वो पीलिया जो कहते हैं ये अमूमी तौर पे जॉन्डिस के हवाले से आता है, यरकान के नाम से इसको जाना जाता है। और जहाँ तक हेपेटाइटिस का ताल्लुक है वो बेसिकली जिगर की एक सोजिश है। जब उसके अंदर कोई वर्म आ जाता है ख़ुसूसन इन्फेक्शन की वजह से तो फिर जो है ना उसके अंदर ये आइटस की हवाले से उसमें ये तकलीफ़ पैदा हो जाती है। तो ये होता ये है कि जब हम अपनी सेहत का ख़ुसूसी तौर पे ख्याल नहीं रखेंगे, अच्छी ग़िज़ा, अच्छा पानी, अच्छी खुराक, साफ़ चीज़ें हम नहीं लेंगे तो उस वजह से कहीं पे भी ये किसी भी वजह से इसके जो जरासीम वहाँ मौजूद होते हैं वो हमारे ऊपर हमला आवर होके तो इंसान को बीमार कर सकते हैं और इंसान मुतासर हो जाता है इस वक्त। ठीक है जी। अच्छा, आज चूँकि हम हेपेटाइटिस के बारे में भी बात कर रहे हैं तो मुझे बताएं हकीम साहब, लोग जो है ना वो घर में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं और वो समझते हैं कि मैंने बड़े लोग देखे हैं अपने आसपास के जिनको था भी हेपेटाइटिस और उनका बड़ा मानना था, वो बड़े पक्के थे कि नहीं कि मेडिकेशन के हवाले से अगर बात करें ना तो वो कहते थे कि नहीं जी हल्दी से इसका इलाज मुमकिन है। तो ये मुझे ज़रा कंफर्म करिएगा आप, क्या वाकई हल्दी से इसका इलाज मुमकिन है? सिर्फ ये हल्दी ही नहीं इसके लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़, ये तो घर की आम मिसालें में इस्तेमाल होती है। वो इस वजह से कि जब जहाँ कहीं मुआलिज दूर हो या लोग गरीब हों और वो इलाज जो है ना अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि इसका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक महंगा है, बहुत ही कॉस्टली है। और ये हल्दी जो है ना ख़ुसूसी तौर पे ये एंटीऑक्सीडेंट है और इस वजह से ये जिगर के जरासीम को जो है ना जो इन्फेक्टेड हो चुका होता है उसको भी ये कम करता है बल्कि ख़त्म कर देता है। उस हवाले से कैंसर का भी इसमें ट्रीटमेंट है, जिगर का कैंसर भी इसी हवाले से, सिरोसिस जिस वजह से ये हो जाता है तो उसमें जो है ना ये हल्दी का इस्तेमाल होता है। हल्दी ख़ुसूसी तौर पे जिगर के सेल्स जो है ना उनको जाके वैसे मुफीद है, उनके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, ये बहुत ही मुफीद है और इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, आज हम क्योंकि यौम इस्तिफ़साल के बारे में भी हम बार बार बात करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे,
क्योंकि आज का जो दिन है वो मनाया जा रहा है, और सिर्फ आज के दिन को मनाया जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज के दिन में जो भी हुआ इन पास्ट, जो भी सिचुएशन क्रिएट हिंदुओं की जानिब से, और उन्होंने कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म किए और उनसे आइनी जो हक था वो छीन लिया, जिसकी आज भी हम जो है वो मजम्मत करते हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। खालिद बेग साहब हमारे साथ हैं। अच्छा खालिद साहब, मुझे बताइएगा, पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताएं, थोड़ी हिस्ट्री बताएं कि यौम इस्तिसाल जो है वो कश्मीर में मनाया क्यों जाता है और इसका बुनियादी मकसद क्या है। देखिए जी, ऐसा है कि जिस वक्त पार्टीशन हुई और जो बरतानवी हिंद है, बरतानवी राज जो है उसका ख़ात्मा हुआ 1947 में, तो इंडिया ने आज़ादी मिलने के बाद सॉरी उन्होंने ये किया कि कुछ रियासतें ऐसी थीं जिनको खसूसी स्टेटस के तहत जो है उनके साथ इल्हाक किया। मतलब अच्छा। कि उन्हें वो ये कहा गया कि आप इंडिया का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन आपके अपने भी कुछ अख्तियारात रियासती मौजूद रहेंगे। तो उसमें 370, 370A, 370B इस तरह का मुख्तलिफ, जिसमें जो उनकी 7 सिस्टर्स कहलाती हैं, शुमाल मशरक़ी रियासतें कहलाती हैं इंडिया की, असम, नागालैंड, मिज़ोरम, ये जो रियासतें थी उनको भी इसी तरह का जो स्टेटस है वो दिया गया था। ठीक है। और उनको ये कहा गया था कि ये रियासतें अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट भी हैं, लेकिन ये है इनका कश्मीर के अपना इंडिया के साथ इलाहा भी है। इसी तरीके से जो कश्मीर को स्टेटस दिया गया था वो 370 उसी के तहत दिया गया था, और फिर कुछ अख्तियारात जो दिए गए थे इनफरादी तौर पे वो 35A के तहत, शीख 35A के तहत दिए गए थे भारतीय आइन में। तो नरेंद्र मोदी जो है इसकी पूरी कोशिश थी कि जिस वक्त ये बरसदार आएगा, बल्कि उसने जो इलेक्शन की अपनी कंपेन चलाई थी, तो उसमें भी उसने अपने हिंदुत्व, जो हिंदू इंतहा पसंद हैं, ये हिंदुओं से ये वादा किया था कि वो इसको कश्मीर को जो है वो अब इसकी आज़ाद हैसियत जो एक है वो ख़त्म करेगा, इंडिपेंडेंसी उसकी ख़त्म करेगा और इसको इंडिया का हिस्सा बनाएगा। और जिस वक्त वो इंतखाबात जीत गया तो उसके बाद साफ ज़ाहिर है उसके ऊपर एक दबाव भी था। उस दबाव की शक्ल में उसने 5 अगस्त 2019 को आइन के अंदर यकतरफा ये तब्दीली करके तो वो जो शिक थी 370 और 35A उसका खात्मा कर दिया। लेकिन इससे पहले ही उसने वहाँ पे फ़ौज जो है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी और वहाँ कर्फ्यू लगा दिया था। उस वक्त लोगों को समझ नहीं आई किसी को भी कि ये फ़ौज इतनी क्यों आ गई है, कर्फ्यू क्यों लगाया गया है। इवन जो वहाँ सैर तफरी के लिए गैर मुल्की सियाह गए हुए थे उन्हें भी श्रीनगर में रोक लिया गया और कुछ को कहा गया कि अगर वापस जाना चाहें तो वापस चले जाएं। और जिस वक्त ये आइन की तब्दीली हुई उनकी पार्लियामेंट में और 2/3 अक्सरियत चूँकि उनको हासिल थी, उस अक्सरियत के तहत उन्होंने बड़ा खूबसूरती से जो है ये इतना बड़ा जुल्म किया और वो उसको अपनी तरफ से कब्ज़ा तो उनका था, नाजायज़ कब्ज़ा, नाजायज़ तौर पर वहाँ आज भी भारतीय फ़ौज उसी तरीके से मौजूद है जैसे पहले थी, कब्ज़ा उनका था। और अगर आप उसको अदाद शुमार की शक्ल में आबादी के हिसाब से देखें तो इंडियन अपने जो उनके तजज़ियाकार हैं वो ख़ुद कहते हैं कि हर एक शहरी पर, जिसमें एक नौमौलूद बच्चे से लेकर 80, 85, 90 साल के 100 साल के बूढ़े तक जो उनकी पॉपुलेशन है, हर 10 से 11 कश्मीरियों पर एक फ़ौजी जो है मुसल्ला वो मौजूद है। इतनी बड़ी तादाद है वहाँ पे फ़ौज की। और उसके बावजूद जो है उन्हें ये अगर ज़रूरत पेश आई तो ये सियासी स्टंट था। मतलब ये उसने एक सियासी गिमिक्स और हिंदुओं को ये बताने के लिए कि देखो मैं कितना जनाब महान हूँ और मैंने इतना बड़ा ये कारनामा कर दिया है आप लोगों के लिए। उसके बाद फिर ये किया गया कि जो बयानात थे उस वक्त हिंदू वज़रा के वो इंतहाई तकलीफ दे थे। कुछ वज़रा ने यहाँ तक कह दिया कि सॉरी कि अब हमारे हिंदू जो हैं जो तरसते थे कश्मीर जाने के लिए, अब वो कश्मीर की गोरी ख़वातीन से शादियाँ कर सकेंगे, अब वो जायदादें वहाँ ख़रीद सकेंगे। तो वो एक ज़हनी इस्तिसाल था, तौहीन थी कश्मीरी ख़वातीन के लिए। और ये सिलसिला जो है वहाँ पर एक पॉलिसी के तहत तहरीक को कुचलने के लिए ये अदाद शुमार जो हैं बड़ी दफ़ा, बल्कि इसके ऊपर तो बाकायदा जो है वो यूएनओ भी बात कर चुकी है। अदीता वो अपना उसमें कुछ ख़वातीन जो NGOs हैं उन्होंने बनाई हुई हैं, तो वो बाकायदा उन्होंने वहाँ भी आवाज़ उठाई कि वहाँ कश्मीरी ख़वातीन को तहरीक को कुचलने के लिए उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है। और उसमें कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए इतने खौफनाक थे कि उनकी बाकायदा उनसे दौरान ज़्यादती उन ख़वातीन की, उन बच्चियों की डेथ हो गई। और ये इशू आलमी सतह पर भी उठाया जाने लगा और उस पर शोर भी हुआ। लेकिन बदकिस्मती से वो एक हमारा एक मिजाज है
कि दुनिया में कहीं भी जुल्म हो रहा हो तो बहैसियत अमूमी तौर पर अवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो इतना शदीद नहीं होता, उसके ऊपर बयानबाजी दे दी जाती है और बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल है कि कश्मीर के अंदर जब भी जितनी ज़्यादती होती है हम सिर्फ बयानबाजी ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, इसे हम अपना यही कहते लेकिन हैं। अब देखें तो हमारी नौजवान नस्ल हमें बड़ी एक्टिव नज़र आती है इस चीज़ में। अभी गज़ा पे जो भी सूरत हाल चल रही है गज़ा में और जो भी सूरत हाल कश्मीर में चल रही है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो उसके खिलाफ स्टिल आवाज़ उठा रही है। देखिए चूँकि कश्मीर का मौजूद था तो इसलिए मैंने गज़ा की मिसाल नहीं दी, लेकिन आप ये देखिए कि दोनों खिते इस वक्त इस्तिसाली क़ुव्वतों की ज़द में है, बिल्कुल है, वहाँ बहुत ज़्यादा मसालिम हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एहतजाज जिस तरीके से होना चाहिए था अवाम कुछ नहीं कर सकती। देखिए अवाम जो होती है वो कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, उसमें अगर आप ये तवक्को करें कि पाकिस्तान जो है वो गज़ा के लिए अपनी फ़ौज भेज देगा, ये भी नामुमकिन है, बिल्कुल। और कश्मीर में कश्मीरियों को बचाने के लिए पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेज देगा, ये भी नामुमकिन है। ये तो ज़रूरत है कि आलमी सतह पर जो आलमी रायमा है, जो बाकी बड़ी कुव्वतें हैं, वो इसको ये मसले का हल करें, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं आती, उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन अब बहरहाल एक उम्मीद की किरण ये पैदा हुई है कि जिस तरीके से ट्रंप ने कहा है, जो ये मई के अंदर जो दोनों मुल्कों के दरमियान जंग थी और उसने ये जंग बंदी कराई, जब उसने देखा कि इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और उसके बाद उसने जब जंग बंदी कराई तो उसने ख़ास तौर पर कश्मीर का भी जिक्र किया। अच्छा, जब उसने कश्मीर का जिक्र किया तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया था कि जिस इशू को वो 1972 के एक जो पाकिस्तान और इंडिया का एग्रीमेंट था, शिमला मुआहदा था, उसके साथ वो दबाए हुए थे कि हमारा दो मुल्कों का अपना मसला है, हम खुद मिलकर हल करेंगे, आलमी सतह पर नहीं लेके जाएंगे। तो वो आलमी सतह पर खुद ब खुद उजागर हो गया और यूएनओ में तो वो करारदादें मौजूद हैं। ये भी नहीं है कि वो आप उसको कोई ज़बरदस्ती जो है कह रहे हैं या हम अगर मुतालबा कर रहे हैं या कश्मीरी मुतालबा कर रहे हैं। जो आपने भी करारदाद का जिक्र किया, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें मौजूद हैं या थी, उनका नतीजा क्या निकला था? उनका नतीजा देखिए, उसमें ऐसा है कि इंडिया बहरहाल हमें ये तस्लीम करना होगा कि एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी मंडी है वो तो, और उसकी इस आलमी जो कुव्वतें हैं, क्योंकि उनका ट्रेड है वहाँ पे, उनकी इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पे। मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ एक ये टाइम और न्यूज़ वीक मैगज़ीन देख लें या रेंगुलर की जीन ही देख लें, अगर वो पाकिस्तान में आएगी तो कितनी एक बिक जाएगी या वो उसकी जो है कितना एक उसकी सेल हो जाएगी, लेकिन इंडिया में आप देखिए कि उसकी तादाद कितनी होगी। ये चीज़ जो है आलमी सतह पर देखी जाती है और ये जो आलमी मुआशी और इक़्तिसादी मफादात हैं, इसकी वजह से इंडिया जो है पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाता रहा है और खेलता भी रहा है। लेकिन अब आके वो फंस गया है। फंस इसलिए गया है कि उसने जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ये जारहाना इक़दाम किया था 6 और 7 अपना मई को, उसके ज़हन में था कि पाकिस्तान रद्द-ए-अमल नहीं देगा और मेरी बैजा हो जाएगी, दुनिया में भी धाक बैठेगी और अपनी आवाम को भी हम बताएंगे देखो जी हम कितनी बड़ी हाँ सुपरमैन हैं या हरकुलिस हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो है उनका सारा भरम जो है वो मट्टी में मिला दिया, तोड़ दिया। बिल्कुल। और अब जो है हम बहैसियत कौम हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ट्रंप जो है जिस वक्त वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक इस्तिसाली मुल्क है, उसने अब देखिए आज भी अखबारात में उसका बयान छपा हुआ है, उसका ये बयान छपा हुआ है कि इंडिया जो है वो रशिया से पेट्रोल परचेज करके रशिया की मदद कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ जंग में। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा ये जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो कहता है कि मैं वो जंग रुकवाना चाहता हूँ, लेकिन जी है इस तरह के मुल्क, इंडिया जैसे मुल्क जो है वो उसको इस तरीके से मदद कर रहे हैं। ऐसा ही है जी। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और हम बात करेंगे आज जो कि एक आम बीमारी है हेपेटाइटिस के बारे में भी। तो हकीम साहब मुझे ये बताइएगा कि हेपेटाइटिस के कोई घरेलू टोटके भी हैं जो किए जा सकते हैं और उससे इलाज जो है वो उसका मुमकिन है? जी, इंसान जब से वजूद में आया है बीमारियां भी उसके साथ साथ आई हैं और उसने इनके तदारुक के लिए ख़ुसूसी तौर पे सबसे पहले अपने घर से ही इसके इलाज की इब्तदा की। बड़ी बूढ़ियाँ घर में जो है ना अपने टोटके इस्तेमाल कराया करती थीं, बच्चों को भी बड़ों को भी, सबके हवाले से जब कोई तकलीफ़ में हो जाता था तो इसके लिए हेपेटाइटिस के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे घर की किचन की चीज़ें भी हैं और बाकी आम पहली तो बात यह है कि जब ये तकलीफ़ हो जाए तो उसके लिए यह है कि एहतियात की जाए पहले। ठीक है, एहतियात क्या की जाए? एहतियात इलाज से बेहतर है। और दूसरा ये है कि ख़ुसूसी तौर पे जब ये तकलीफ़ हो जाए तो उसके लिए रेस्ट किया जाए।
आराम, बेड रेस्ट खसूसी तौर पे जो है ना ये इसके इलाज में बहुत ही हद तक मुआविन साबित होता है। ठीक है। और दवाई भी उसी वक्त काम करती है जब ये बंदा रेस्ट की हालत में हो। और घरेलू टोटकों का जहाँ तक जिक्र है कि पहले जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि हल्दी का इस्तेमाल जो हम करते हैं इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और साथ साथ इसके ये है कि आलू बुखारा आपके किचन की चीज़ है, गरम मिसालों में भी होता है, घर में हर घर में मौजूद होता है। अनारदाना, आलू बुखारा, अनारदाना, हरा पुदीना, समझे इसका रात के टाइम में थोड़े से पानी में भिगो के इसको रख दीजिए। सुबह के टाइम छान के इसको जो है ना आप निहार मुंह इस मरीज को अनारदाना, आलू बुखारा और हरा पुदीना, हरा ना हो तो खुश्क पुदीना का इस्तेमाल भी किया जा सकता है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि शहद और जो लीमू का पानी है वो किसी हद तक मुफीद साबित हो सकता है? लीमू का पानी बहुत हद तक इसमें इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड मौजूद है और इस सिट्रिक चीज़ें जो है ना वो जिगर के लिए काफ़ी और मैदे के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत मुफीद होती है। यानी शहद और लीमू का भी पानी पिया जा सकता है? शहद का पानी, लीमू का इसमें इस्तेमाल करते हैं। पहले इसका तरीका ये है कि शहद को हल्के नीम गर्म पानी में पहले बॉयल कर लिया जाए। अच्छा, बॉयल किया जाए उसके अंदर। और अच्छा हकीम साहब, इसमें क्या फ़र्क है कि अगर हम गर्म पानी के अंदर शहद को मिक्स कर लें या फिर ज़रूरी है कि बॉइलिंग वाटर में? एक्चुअली बॉइलिंग वाटर ज़्यादा मुफीद है। बॉयल करके उसमें हल करेंगे तब भी वही तासीर रहेगी। और अगर पहले आप खुद ही उसको पानी में हल करके बॉयल करेंगे चूल्हे पे रख के तब भी ठीक है। उसके बाद ठंडा होकर पीना है उसने, ऐसे गरम गरम तो नहीं लेना उसने। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है? कोई फ़र्क नहीं है। और उसके बाद जो है ना उसके अंदर एक लीमू जो है ना वो निचोड़ के आप ले सकते हैं, लेकिन हरे पुदीने का इस्तेमाल ज़रूर करें। हरा पुदीना? हरा पुदीना। एक तो ये कि इस तकलीफ़ के अंदर बाज़ औक़ात कुछ लोगों को मतली कै की शिकायत हो जाती है, तो ये पुदीना जो है ना उसकी कै और मतली को कंट्रोल करेगा। अच्छा, तो जिगर की वैसे अगर एक हेल्दी लिवर की बात की जाए जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो उस हेल्दी लिवर की लाइफ बढ़ाने के लिए, उसको मज़ीद सेहतमंद और अच्छा करने के लिए क्या ज़रूरी है? घरेलू ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं और वो हमारे लिवर की हेल्थ पे अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं? इसके लिए ये है कि जो हमारे मौसमी फल फ्रूट हैं अवेल है मार्केट के अंदर, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि तरबूज है, समझिए तरबूज, और इसके साथ ही मैंने आलू बुखारा बताया, ताज़ा आलू बुखारा आजकल मिल जाता है। ठीक है। और इसी तरह जो है ना पपीता का इस्तेमाल है, पपीता इस्तेमाल किया जाए, पपीते का जूस इस्तेमाल किया जाए, आलू बुखारे का जूस इस्तेमाल किया जाए। ये फल फ्रूट के अंदर ये चीज़ें बकसरत इस्तेमाल कराई जाए मरीज़ को। और साथ ही डाइट में उसको जो है ना खसूसी तौर पे चिकनाई और फैट्स जो है ना वो रोक दिया जाए। अच्छा, वो इस्तेमाल ना करें। और जो मेरे जैसा पराठा खाने वाला बंदा हो वो एक्चुअली ऐसा है कि पराठा जो है वो सबसे पहले हम लोग बच्चों को घर में हर बंदा बड़ा छोटा आजकल इस्तेमाल करता है। बीमारी तो वो अपने खुद ही सुबह के टाइम में वो अपने अंदर डाल रहा है। अच्छा। फिर वो कैसे सेहतमंद रह सकता है? एक पराठा 5 दिन तक आपके मैदे में पड़ा रहता है। जो आजकल की मतलब हम चिकनाई ये इस्तेमाल डालडा कर रहे हैं, ये ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं बाज़ादी, ये इंतहाई मुज़र सेहत है। इसके लिए इसका इखराज जो है, हज़म जो है, हमारा मैदा उसको हज़म नहीं कर पाता, इतना भारी ग़िज़ा है ये। अच्छा। तो इसके लिए हमें साथ साथ अपने जो अपना हर्बल डाइट्स हैं या मेडिसन है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब तो जाकर अपने आप को आप जो है ना अपनी कुव्वत मदाफ़ियत को भी बेहतर पाएंगे और सेहतमंद रह पाएंगे। वगरना आप सुस्त होते जाएंगे। और आज कौन सा एक घर है मुझे दिखा दें जिसके 4 अफराद हैं और वो चारों सेहतमंद हों? उनमें से कोई ना कोई 1 से 2 बंदा जरूर मुतासिर। सर अब तो अगर देखा जाए तो सारे के सारे आज छोटे बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है ना वो भूख नहीं लगती, सबका ये नहीं खाते। क्यों? भी उनकी सेहत पे तवज्जो नहीं दे पाती। वो भी आज के दौर में जैसे ये अब ये सोशल मीडिया आ गया है, इसने बहुत हद तक अब हमारी सेहत का बेड़ा गर्क कर दिया है। और हर बंदा मोबाइल के उसमें बैठा है। माएँ भी बहुत जनाब किचन में जाती हैं तब भी उनको हैंड फ्री लगा हुआ है।
और सर इस मौजू को मैं कंटिन्यू लाजमी करूँगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो सोशल मीडिया ने हमें सिखाई भी हैं। जैसे हर प्लेटफॉर्म का हर चीज़ के फ़ायदे नुकसानात अलग अलग हैं, सोशल मीडिया ने भी हमें बड़ी चीज़ें सिखाई हैं, तो इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं फिर से। अच्छा, हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, और सोशल मीडिया ने असर डाला है कि आप अभी जिक्र कर रहे थे कि माएँ भी तवज्जो ज़रा कम देती हैं। किसी बात से मतलब किसी हद तक मैं मुत्तफ़िक हूँ इस बात से, लेकिन सर मैंने अपनी आंखों से बड़ी ऐसी माएँ देखी हैं जो बच्चों पर वाकई बड़ी तवज्जो देती हैं। जो बच्चों सोशल मीडिया ने जहाँ हमें ये चीज़ें सिखाई हैं, वहाँ ये भी बताया है कि आप डिफरेंट रेसिपीज़ हैं वो बच्चों के लिए क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उनके खाने को आप मज़ीद दिलचस्प बनाएं, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेके खा सकें, उसे खुशी से खा सकें। फिर कुछ ऐसे तरीके बता दिए कि आप इसको इन खानों को इस तरह से प्रिजर्व करके बच्चों के लिए रख सकते हैं, टाइम बचाने के लिए। अब जो ख़वातीन हैं वो बाहर जाती हैं, उन्होंने काम भी करना है, उन्होंने अपने बच्चों को भी देखना है, वर्किंग वुमेन है, तो उसके लिए ज़रा ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ना। जी बिल्कुल, इनके लिए ये चीज़ें बड़ी अहम हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ अपनी औलाद है, उसके सेहत पे और अपनी सेहत पे भी ख़ुसूसी तौर पे तवज्जो दें, तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। हम बहुत ही हद तक सहल पसंद हो गए हैं। सोशल मीडिया ने जहां हमारी तरक्की हमें अता की है, और इसके लिए जो है कि बाकी जदीद दुनिया के साथ हम लोग कनेक्ट हुए हैं, वहाँ ये है तो हमारे फ़ायदे के लिए। लेकिन हमने ख़ुसूसन हमारे एशियाई ममालिक, ये पाकिस्तान की बात करूँगा, हमारे इस मुआशरे में ने ज़्यादातर बनिस्बत इसके फ़वाइद के इसको बहुत ही हद तक जो है ना मनफी उसमें इस्तेमाल किया है, और बहुत मनफी रुझानात पाए हैं। इसके लिए माओं को ख़ुसूसी तौर पे अपनी और बच्चों की सेहत के हवाले से अपने घरेलू जो खुराकें हैं, देसी खुराकें हैं, उनके इस्तेमाल पे तवज्जो दी जानी चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजकल माएँ ख़ुसूसी तौर पे सहल पसंद होते हुए बेकरी की चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। घर की बाज़ औक़ात माओं, कुछ माएँ ऐसी भी हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कि उनको अभी तक घर की देसी खुराक बनाना ही नहीं आती, उनको रोटी का पेड़ा बनाना तक नहीं आता। वो उस जो है ना वो हेल्प ले रही होती हैं अपनी बड़ी सास के साथ या किसी से, तो उनकी हेल्प के बगैर वो नहीं कर पाते। का अमल तो चलता रहता है ना पूरी जिंदगी। तो अब जरूरी तो नहीं, हम ऑब्वियसली अब जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर काम आता हो। अब अगर ये देखें, इसमें भी तो एक पॉजिटिविटी है ना, कि अगर वो अपने किसी बड़े से सीख रही हैं तो ये भी तो एक अच्छी बात है ना, वो किसी पे बोझ भी नहीं बन रही। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है, और सीखने का अमल जारी रहना चाहिए और सीखना चाहिए। सीखने से ही इल्म आता है। कि जिगर की बीमारियों की जब हम बात करते हैं तो जिगर की गर्मी की भी बड़ी बात करते हैं, और आजकल जिस तरह मौसम की सूरत हाल चल रही है, मौसम शदीद गर्म भी है, तो जिगर की गर्मी के लिए और उसको दूर करने के लिए मुझे बताइए कोई ऐसे घरेलू टोटके और नुस्खे जिससे हम उससे बच सकें। देखिए, ये जो गर्मी की बात है, ये ख़ुसूसी तौर पे हमारे जो कोएक्स हज़रात हैं, जो मदारी हज़रात हैं, या नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, और देहातों में बहुत ही हद तक ज़्यादा इस जुमले को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जिगर बज़ाते ख़ुद कोई गर्म नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई गर्मी नहीं पाई जाती, लेकिन अफसोस ये है कि ये लोगों ने इसको फैला दिया है कि जिगर की गर्मी है। जिगर की गर्मी कोई बीमारी, कोई ऐसा इशू नहीं है, जब तक कि उसके अंदर तो कैसे कोई कैसे कर सकते जो है ना इन्फेक्शन ना पैदा हो जाए, सोजिश ना पैदा हो जाए, वर्म ना पैदा हो जाए। जब वो होती है तो जिनको समझ नहीं आती उस इन्फेक्शन की, सोजिश की, तो उसको वो गर्मी का नाम दे देते हैं। अच्छा, इस तरह की कैफियत पैदा हो भी जाए तो आप जो हर्ब्स हैं, हमारी जड़ी बूटियाँ अल्लाह ताला ने इन इस्तेमाल के लिए बनाई हैं इलाज मुआलजे के हवाले से, उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इसके ऊपर ख़ुसूसन मैं एक अहम हर घर में और उसमें नर्सरियों में भी मौजूद है, एलोवेरा के नाम से एक पौधा,
जिसको कुंवार गंदल भी कहते हैं, आप लोग उसको एलोवेरा भी कहते हैं। मेरी बहनें सुबह के टाइम में उठ के जनाब उनको फेशियल मास्क भी लगा रही होती हैं, उसी को इस्तेमाल कर रही होती हैं। अगर वो लोग जिगर की तकलीफ़ में मुब्तला, हत्ता कि इसका जो है सिरोसिस तक भी हो गया हो, तो उसको दूर करने के लिए एक तकरीबन कोई एक फड़ा उसका ले ले, जो एक होता है उसको नॉर्मल तौर पे साइडों से काट के उसका जो गूदा है, वाइट जेल है, वो अब खाली पेट नाश्ते के तौर पे अगर सुबह के टाइम में इस्तेमाल कर ले तो उसकी जो इन्फेक्शन है, उसकी जो गर्मी है जिगर की, आप कह रहे हैं सोजिश है, जो सिरोसिस तक का है अमल, वो उसके जिगर के जो बेहतर सेल हैं उनको एक्टिव करते हुए और इसको तकलीफ को दूर कर देता है और बहुत ही हद तक मरीज जल्द ही सेहत याब हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा खालिद साहब, मुझे बताइएगा कि यौम-ए-इस्तिसाल कश्मीर है, उसका आगाज़ किस साल में हुआ और हमने उसको मनाना कैसे शुरू किया? देखिए वो तो पहले भी बात हो गई है। देखिए ये तो जुल्म उस वक्त शुरू हुआ ना जिस वक्त ये नरेंद्र मोदी ने उसको ज़म करने की कोशिश की, लेकिन असल चीज़ ये है कि वहाँ पर जो लोगों के मसाइब हैं उसमें कमी नहीं आ रही और वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ख़ास तौर पर वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो बच्चे हैं, बच्ची हैं और ख़वातीन हैं। उसमें अब मसला ये हो जाता है कि जिस वक्त वो डेली क्रैकडाउन में जो वो तलाशी के नाम पर जिस वक्त वो हर घर में घुसते हैं, वहाँ भी वो उनकी कोशिश होती है कि वो ख़वातीन जो है उनके साथ दस्तराजी करें, और अगर कोई मज़ामत करे, कोई नौजवान, कोई किसी खातून का बेटा भाई, तो उसको फिर इसलिए मार दिया जाता है ये कह के कि ये हमायती है, जो हुर्रियत पसंद है उनका ये कश्मीर की अलहदगी के लिए सरगर्म घराना है। फिर अब जो उन्होंने नए कानून बनाए हैं वो ये है कि वो उनकी जायदाद जो है वो जब्त कर सकते हैं। अच्छा। तो जब से ये उसको उन्होंने कश्मीर के ऊपर अपना कब्ज़ा इस तरीके से उसको जम किया नाजायज़ तौर पर, तो अब तक जो डिटेल आई हैं उसके मुताबिक तकरीबन को 200 से ज़्यादा जो जायदादें हैं वो जब्त कर चुके हैं। अच्छा, अब ये जायदादें या उनकी अमलाक या जो कुछ ये जब्त करते हैं, ये फिर बाकायदा उसको नीलाम करते हैं, जिसमें हक़ दिया जाता है गैर कश्मीरियों को, हिंदुओं को, कि वो भी आकर उसमें ख़रीदार हो सकते हैं। फ़िलहाल उसमें बाहर से आने वालों की ख़रीदारों की तादाद इसलिए कम है कि उन्हें ये खौफ है कि कहीं उनको वहाँ पे कोई निशाना ना बनाए, उनके ऊपर हमलावर ना हो जाए, उनको मार ना दे। लेकिन इंडिया की अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। ख़ास तौर पर आप भी खातून हैं, देखिए इसमें ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो है ना आवाज़ बुलंद किया जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ नौजवानों को तो मारा जा रहा है, लेकिन साथ ही जिस तरीके से वो ख़वातीन की असमत दरी की जाती है वो उनके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए इस तरह अज़ाब बन जाता है, जीने वालों में है, नहीं उसकी शादी नहीं हो सकती। और वो चूँकि मुआशरा इस तरीके का है कि कोई भी हमदर्दी के तौर पर भी उस खातून के साथ शादी नहीं करता, और अगर कोई शादीशुदा खातून है तो वो जीते जी वैसे ही मर जाती है कि उसका वो जो शौहर है उसकी दिलचस्पी भी उसमें कम हो जाती है कि ये अब उसको वो एक तरह का नफरत और उसका मतलब दोनों तरह से उसके साथ यानी ना तो वो जिंदा लोगों में शामिल है ना ही वो। देखिए ये मेरे ख्याल 91 फरवरी 91 की बात है, बहुत शदीद सर्दी थी, ज़िला कुपवाड़ा है मकबूजा कश्मीर का, तो वहाँ पर 89 में जिस वक्त फ़ौज में इजाफा किया गया तो उस वक्त तय कर लिया गया था कि हमने कश्मीरियों की इज़्ज़त नफ्स और इज़्ज़त के ऊपर हमला करना है, उनके ऑनर के ऊपर हमला करना है, और वो इज़्ज़त जो है वो सबसे जो किसी भी इंसान के लिए वो उसकी ख़वातीन जो है उनके घर की औरत जो है वो उनकी इज़्ज़त है। बिल्कुल तो उसमें फिर बाकायदा एक केस इस तरीके से उजागर हुआ जिसमें वो एक कुनन और पशपोरा इलाका है, वहाँ पर बाकायदा ट्रकों के ट्रक फ़ौजियों के गए और उन्होंने 2 छोटे छोटे गांव हैं वहाँ उनको मुहासरा किया, मर्दों को घरों से निकाला, उनको लाइन में खड़ा करके एक जगह बिठा दिया, और फिर फ़ौजियों ने वहाँ पर ख़वातीन का जिस तरीके से रेप किया वो इतना दुनिया में आज तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी इतने मुनज़्ज़म तरीके से, और आज तक वो ख़वातीन जो हैं वो बहुत सारी जो हैं वो जस्टिस के लिए भाग रही हैं। यही इशू था जिसको वो लेकर गई। बेग साहब, आपको क्या लगता है कि अभी तक इस मौजू पे और ये जो अभी आपने सारा सिनेरियो डिस्कस किया है, इस जालिमाना हरकत पे किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई और कुछ हुआ? देखिए अरुंधति राय बहुत बड़ी दानश्वरा है और उसकी किताबों पर उसको आलमी सतह पर अवार्ड भी मिल चुके हैं। वो पहली खातून थी जो इस इशू को लेकर सबूतों के साथ जो है वो यूएन गई थी, और वहाँ उसने बहुत बड़ा एक 2-3 दिन उसने मुहिम चलाई और बाकायदा सेमिनार हुए, और उसमें वहाँ के जो सहाफ़ी हज़रात थे और बड़े हल्के थे, जो मीडिया के हल्के थे, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और उठाया। लेकिन बात यह है कि जब हुकूमतें नहीं चाहती कि इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए
तो इस तरह की जितनी काविशें हैं वो फिर बेमायनी हो जाती ट्राई हैं, कहाँ चली जाती हैं। साफ तरह गज़ब में आपके सामने है दुनिया में जो कुछ हो, ख़वातीन बच्चे मासूम बच्चे जिस तरह मारे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं वो बाकायदा जो है कश्मीरी ख़वातीन के लिए उनकी आवाज़ बने, उसके ऊपर एहतजाज बिल्कुल करें, ऐसा ही है। और वो हर सतह पे जो है वो सिर्फ एक ये नहीं कि जो है उस दिन जो है हम कश्मीरियों की बात करें, उन पर इंडिया की तरफ से तोड़े जाने वाले मजालिम की बात करें। उनके लिए तो वहाँ हर दिन अलमिया ही अलमिया है। कौन सा दिन है आप अखबारों में पढ़ें कि वहाँ तलाशी के नाम पर जो है नौजवानों को शहीद किया। अब तो वो उन्होंने बाकायदा उसको ऑपरेशन महादेव का नाम दे दिया है, और पार्लियामेंट में खुद कहा है नरेंद्र मोदी ने कि ऑपरेशन संदूर ख़त्म नहीं हुआ, उसको अब हमने ऑपरेशन महादेव का नाम दे दिया। और ऑपरेशन महादेव ये है कि कश्मीरियों के अंदर नौजवानों को मारा जाए। वो पाकिस्तान से शिकस्त का बदला जो है अब वो कश्मीरी आवाम से ले रहे हैं। तो इसमें भी हमें जो है बाकायदा उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, सिर्फ आज के दिन के तौर पर नहीं, मुस्तकिल उठानी चाहिए। इसको आप कोई किसी न किसी हवाले से डेली जो है इसके ऊपर कोई ना कोई बात होती रहनी चाहिए, ताकि उन तक भी आवाज़ पहुँचे कि हम अकेले नहीं हैं। और फिर उनका कमाल ये है, इन तमाम तर मजालिम के बावजूद 1947 से कश्मीरी आज भी आपके साथ खड़े हैं, आज भी हमारे साथ, आज भी उनके लिए जो हमारे लिए मोहब्बत है ना वो उनके दिलों में, वो इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते, वो इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन ये है कि हमें भी तो उनके साथ अवामी सतह पर उस तरीके से मोहब्बत का इज़हार करना चाहिए ना जी, खड़े होना पड़ेगा। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर हैं फिर से। अच्छा खालिद साहब, मुझे बताइएगा कि यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौका पर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहरों में किस किस्म की तकारीब जो हैं वो की जाती हैं, और अभी इस वक्त आप बताइए जिस वक्त भी कश्मीर का कोई दिन हम मनाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लोग जो हैं, हमारे अदारे, तालीमी अदारे हर जगह जो है उस हवाले से कोई ना कोई तकरीब, कोई ना कोई सेमिनार और जो है वो मुनक़द किया जाता है, और उसमें तकारीर भी होती हैं। और ये एक अच्छी बात है ताकि हमारी जो नई नस्लें हैं, नए आने वाली बच्चे हैं, उनको भी इल्म हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और आज़ादी जो है वो पाकिस्तान अभी तक तकमील की हालत में है, और तकमील पाकिस्तान जो है वो उसी वक्त ही मुमकिन है जब पूरा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएगा। और दूसरी तरफ हालत ये है कि अब जो नया नारा जो है वो नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम के लिए लगाया है, उसने ये कहा है कि अगर आप हमें इसी तरीके से, ये अब जो उसके अक्टूबर में होने जा रहे हैं, उसके 5-6 रियासतों में जो है रियासती इंतखाबात हैं, तो वहाँ उसका दावा ये है कि आप हमें जितवाएं, और आप ये देखिए कि हम जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसको भी वापस ले लेंगे, और वो हम उसे इंडिया का हिस्सा बनाएंगे। ये वो नारे लगा रहे हैं अपनी आवाम को। जी भी वो कैंपेन, वो खुलेआम उनके वो जो बयानात हैं वो चल रहे हैं, और उसके ऊपर बाकायदा उनके हिंदी ज़बान में नारे बाकायदा लिखे हुए उन्होंने सड़कों पे भी लगाए हुए हैं। तो वो अपनी आवाम को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये है कि उससे वो जो मायूसी है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर है, वहाँ के लोगों के अंदर है, फिर कितनी उनके जो लीडर हैं वो इस वक्त जेलों में हैं, और उनके साथ बदतरीन तशद्दुद भी किया जा रहा है, फिर वहीं उसी तशद्दुद की हालत में उनकी डेथ भी हो जाती है। फिर आप ये देखिए कि मकबूजा कश्मीर के अंदर एक हिंदू NGO ख़वातीन की जो थी, उन्होंने बाकायदा मेहनत करके बाकायदा कोई 250-300 कब्रें दरियाफ़्त की थी जो इज्तिमाई कब्रें थी, और उसमें जो इंसानी जिस्म है वो गल सड़ गया था। बुलाया गया, जो बाक़ियात थी, जो नौजवानों ने कपड़े, उसमें मोस्टली वो जवान ही थे, उसमें मर्द ही थे, कुछ ख़वातीन के भी वहाँ लाशें जो हैं वो दरियाफ़्त हुई। तो वहाँ कपड़ों से और उनके जो चीज़ें थी, बाक़ियात थी, उससे उन्हें पहचाना गया, उनके हवाले किया गया, और इस पर भी आलमी सतह पर कोई शोर नहीं उठा। ये चीज़ें आप इसे गूगल पे जाइए और देखिए कि वहाँ उस पर कितना शोर मचा था, और उसमें बाकायदा वो जो लोग थे उस वक्त जिन्होंने मावनत की कब्रें खोदने में, वो कश्मीरी ही थे, उन्हें नहीं पता था कि हमसे ये गड्ढे खुदवा रहे हैं, किस लिए खुदवा रहे हैं। तो उनके इंटरव्यूज़ भी जो हैं वो इंडियन TV पर चलते रहे जो आज़ाद थे, और उसके बाद ही फिर इंडिया में मीडिया पर कंट्रोल किया गया और कोशिश की गई कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आवाम की सतह पर ना आए। खालिद साहब, हमारी नज़रें तो आलमी बरादरी पर टिकी हुई है ना अभी भी। जी, आलमी बिरादरी तो अपने मसाइल में उलझी हुई है ना। देखिए ना, इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा मसला दुनिया में जो है वो 2 इशू बने हुए हैं ना। एक तो गज़ा का मसला बना हुआ है, दूसरा रूस और यूक्रेन की जंग है। तो ये उनके लिए जब ये इस तरह के मसाइल हैं तो उसमें फिर कश्मीर जो है वो एक तरह का बेमायनी सा होकर रह जाता है। हाँ,
तब मुमकिन है कि जब हम हमारी तरफ से या दुनिया की तरफ से, आलमी रायनामा की तरफ से इस चीज़ को उजागर किया जाए, इसके ऊपर बात की जाए, इसके ऊपर बाकायदा हमें सफारती सतह पर भी जो है इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जब ट्रंप राज़ी हो चुका है तो हमें बाकायदा वफूद बनाकर हमारे जो सफारत खाने हैं पूरी दुनिया में हमें इस पर काम करना पड़ेगा। वो इसके ऊपर काम करें और वो जो है बाकायदा इसको तहरीक की शक्ल दें और बात करें कि जनाब ये इतना बड़ा एक इंसानी अलमिया है जो कश्मीर में है और वो वहाँ पर इसके हल के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करें। और फिर यही मौका है उसकी वजह कि इस वक्त ट्रंप जो है वो इंडिया के खिलाफ शदीद गुस्से की हालत में है। उसकी वजह ये है और हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उसके लिए हजीमत की बात ये है जो उसने अपनी बेइज्जती समझी है कि वो कहता है मैंने जंग रुकवाई। वो आज तक कोई 29-30 दफ़ा ये बयान दे चुका है और इंडियन जो उनकी वजारत खारजा है, वजीर खारजा, वो कहते हैं नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये गलत है, ऐसा उसका कोई रोल ही नहीं है। और बाकायदा नरेंद्र मोदी ने तो पार्लियामेंट के अंदर अपने 2.5 घंटे का जो खिताब था मैसका खेज के साहब का, उसमें कहा कि पाकिस्तान का जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस है उसने कॉल की और उसने कहा कि जी ये जंग बंद कर दीजिए। मतलब अगर वहाँ वो इस हद तक और इतना ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं तो उसकी वजह यही है कि अमेरिका जब अब जो है वो इस वक्त मुखालफत पर उतरा हुआ है। वो इस वक्त चाहता है कि इंडिया को उसके ऊपर रखा जाए। हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और इसके लिए कौम के अंदर यकजहती होनी चाहिए। उसमें सियासी इख्तलाफ, सुबाइयत, लसानियत या फिरकावारियत, उसको सब चीज़ को परे फेंके। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है। ये मार्का हक जो हमारी 4 दिन की जंग थी उसमें पाक फौज की जो कारनामा था, उसने जिस तरीके से अपने से 5 गुना 8 गुना ज़्यादा बड़ी कुव्वत को जिस तरीके से इबरतनाक शिकस्त उसको दी, तो ये उसका जो है समर है। और उसकी वजह से दुनिया जो है हमारी तरफ मुतवज्जा हुई है। जब वो दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जा हुई है, ठीक है, हम अपने इक़्तिसादी मसाइल के ऊपर भी बात करें, मुआशी मसाइल के ऊपर भी बात करें, इक़्तिसादी समझौते भी करें, लेकिन कश्मीर के इशू को भी लाजमी उजागर करें कि ये एक और इशू है। हमारी जो है सबसे बड़ी जो बदकिस्मती ये है कि हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट जो है ये मसला कश्मीर है। मसला कश्मीर है और इस पर हम बात करते भी रहेंगे। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताइए कि जिगर का, अभी आपने बताया कि जिगर की सोजिश भी है और जिगर की गर्मी और बाकी मसाइल, तो जिगर का कैंसर भी एक कॉमन चीज़ होती जा रही है, तो उसके लिए कोई हर्बल टोटके बताएं कि एक तो उससे बचा कैसे जा सकता है और अगर किसी को हो गया तो क्या वाकई हर्बल टोटके हैं ऐसे जिनसे कि उससे राहत मिल सकती है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इस हवाले से ऐसा है कि हमारे यहाँ टोटकों से ही हर बात हल नहीं होती, कुछ मेडिकेशंस भी हैं। आखिर को अद्वियात का सहारा लाजमी लेना पड़ता है और जो इस हवाले से फिजिशियन है उससे रब्ता रखना लाजमी होना चाहिए। क्वालिफाइड तबीब से रब्ता मर्ज़ के इलाज के लिए और उसके तदारुक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक आम सी जड़ी बूटी है जिसको ऊंट कटारा के नाम से जानते हैं और जिसको मिल्क थिसल, खसूसी तौर पे इसका एक अहम जुज़ वो है तो साल्ट है और उसको हर प्रैक्टिशनर इस्तेमाल कर रहा है। हमारे यहाँ एलोपैथ में भी इसी को इस्तेमाल करते हैं और हर्बल में भी इसी से ही इसके इलाज के लिए मदद ली जाती है। तो इसका इस्तेमाल है और कुछ एहतियातें हैं वो लाजमी तौर पे की जानी चाहिए और इसके साथ साथ जो है ना, जो मैंने पहले बताया कि मरीज़ का रेस्ट में होना वो बहुत ही हद तक ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि डाइट पे खसूसी तौर पे तवज्जो। इसके अलावा कैंसर हो गया है तो आज एक अहम आम सी जड़ी बूटी है जिसको धमासा के नाम से कहते हैं और इसको उर्फ़ आम में सुच्ची बूटी भी बोलते हैं। ये आपके डीजी खान के एरिया, सखी सरवर और तौसा शरीफ के इलाकों में और आपके मुल्तान के गिरदो नवा की भी कुछ एरियाज़ में ये पाई जा रही है। तो इसको लेके इसको जो है ना इसकी चाय बना ली जाए तो सुबह और शाम 2 टाइम में अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये कैंसर को जो है ना ख़त्म कर सकती है। और इसके साथ साथ जो है ना जो ग़िज़ाई एहतियातें हैं वो लाजमी की जानी ज़रूरी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए। खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे एक खबर देता चलूँ यहाँ कि बांग्लादेश के अंदर ये आने वाला 14 अगस्त जो है
तकरीबन 1971 के बाद पहली दफ़ा बंगाली जो हैं हमारे वहाँ पुराने मशरिक़ पाकिस्तान के जो हमारे लोग हैं वो 14 अगस्त मनाएंगे, और ये हमारे लिए, हमारी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र भी है और इंतहाई खुशी की बात है। और हमें उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, और बाकायदा वहाँ जिस तरीके से हम यहाँ झंडी उठा के और ये सारा कुछ अभी से तैयारी शुरू कर दी हैं ढाका में और बांग्लादेश के तमाम बड़े शहरों में, बांग्लादेश का जो है नया नक्शा उसका जो झंडा आ रहा है उसको जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़े अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू की। हम दोबारा मिलेंगे, मुलाकात होगी कल, और अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।